हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू क्लासेस बाय बबीता गुप्ता, हॉक्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं NCFTE 2009 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009 की। और इसको स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर बांटें। तो देखिए, NCFTE 2009 ये इसको शेयर करने के लिए जो इसका एक टॉपिक था TLC, वो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि TLC क्या है। NCFTE 2009 के अंदर उसकी बात हुई थी, तो उसका जो फुल वीडियो है वो आपको मिल जाएगा, वो प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा इजीली। और ये जो टॉपिक है आप लोगों का NCFTE का, ये जो एजुकेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं सभी के लिए है, क्योंकि टीचर एजुकेशन पे है। और ये स्पेशली जो है आपका BEd, M.Ed और जो UGC नेट के बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए, और KVS DSSB की जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए। तो ये ध्यान से पढ़े सुने, थोड़ा लंबा ये है, थोड़ा लेंथ इसकी ज़्यादा है। और इसमें क्या है, जो रोल ऑफ टीचर है वो भी मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ। तो ये जो हम वीडियो शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में, इसमें हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इसको थोड़ा सा कोशिश करेंगे जल्दी करने की, क्योंकि बहुत लंबा है ये। क्योंकि कोई भी अगर फ्रेमवर्क आता है तो वो बहुत लंबा ड्राफ्ट होता है, और उसको एक्सप्लेनेशन अगर सही से ना हो तो बच्चों को क्लियर नहीं होता है। तो इस तरीके का कोई डाउट ना रहे, तो इसी के लिए जो TLC और रोल ऑफ टीचर है वो आपके साथ में पहले ही शेयर कर दिया जा चुका है, कि ताकि आपको वो समझ में आ जाए। अगर वो अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको ये NCFTE भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, जो हमारा फर्स्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया था वो 1975 में आया था। नेक्स्ट हमारा 1988 के अंदर आया था। थर्ड हमारा आया था 2000 के अंदर NCF, और उसके बाद 2005 में आया था। तो ये 4 NCF ऐसे थे जो स्टूडेंट्स के लिए थे, स्टूडेंट्स करिकुलम के लिए थे। बट जो ये आपका NCF आया TE टीचर एजुकेशन के लिए था, जो कि NCTE लेकर आई थी। और ये आपका मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी के अंडर में आया था, क्योंकि NCTE के जो चेयरपर्सन उस टाइम पे कौन थे, मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी थे। और उनके जो चेयरमैनशिप के अंदर ही उन्होंने कमेटी बनाई, और वो कमेटी जो है रिपोर्ट लेकर आई, उसी को हमने क्या नाम दिया, NCFTE 2009, जिसमें कि टीचर एजुकेशन को लेके कहा गया कि टीचर एजुकेशन को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है। क्योंकि अगर टीचर्स को जो एजुकेशन मिल रही है वही इम्प्रूव नहीं होंगे, टीचर्स की जो क्वालिटी इम्प्रूव नहीं होगी, तो एजुकेशन की क्वालिटी भी इम्प्रूव नहीं हो सकती हो। तो एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए पहले टीचर्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करना होगा। तो यही सब हम आज इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस जो वीडियो शेयर किए हुए हैं आप लोगों को, वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट पर इजीली उसको देख सकते हैं। तो देखिए, NCFTE 2009 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009, इसको पॉइंट वाइज हम जल्दी जल्दी समझेंगे। क्योंकि देखिए, जो NCFTE 2009 आया, ये ऐसा नहीं है कि ड्राफ्ट एकदम से आ गया। ये क्या है, पहले से ही एक तो प्रिपरेशन चलती आ रही है, वो बात चलती आ रही है कि हाँ भाई टीचर एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। तो उसी को हम क्या है, पॉइंट वाइज समझेंगे कि स्टार्टिंग किस तरीके से इसकी होती है। तो देखिए, फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है जिसमें हमने दिया हुआ है, पीपल इन दिस कंट्री हैव बीन स्लो to recognize that education is a profession for which intensive preparation is necessary as it is in any other profession. The concern expressed in the University Education Commission 1948-49 report is alive in its relevant even today. यानी कि 1948-49 के अंदर जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन आई थी, उसमें भी क्या कहा गया था कि अगर आप चाहते हो कि एक कंट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो, तो उसके लिए क्या है कि आपको इसको एक प्रोफेशन की तरह लेना पड़ेगा। आपको टीचर्स को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, उनको एज अ प्रोफेशन की उनके अंदर एक माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ ये एक प्रोफेशन है और उनको प्रिपेयर होना है उस तरीके से, तभी आप एजुकेशन को अच्छा कर सकते हो। तो और जो हमारी कंट्री के लोग क्या हैं, उसको वो रिकॉग्नाइज करने में बहुत स्लो है, यानी कि मानना नहीं चाहते। आज के टाइम में भी बहुत से बच्चे ऐसे, उनको यही नहीं पता होता कि एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है, इसमें भी आप क्या है आगे जा सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने BEd किया था, तो हमें भी नहीं इतना पता था कि BEd भी एक सब्जेक्ट, हम BEd क्यों सोचते हैं हम करने की, हम BEd इसलिए सोचते हैं कि किसी स्कूल में जाकर हम कोई सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना, जो भी आपका रेलिवेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए BEd कंपलसरी है, तो इसलिए BEd कर लेते हैं। पर क्या एजुकेशन भी एक सब्जेक्ट है अपने आप में पर्टिकुलर, और वो भी पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये एक जो चीज़ होती है, ये बच्चों को नहीं पता होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड पॉइंट।
तो ये अभी हमने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की बात की। अब इसी तरीके से कोठारी कमीशन आई थी आपकी 1964-66, जिसको हम बोलते हैं द एजुकेशन कमीशन। तो उसने में भी यही बात की गई थी। द एजुकेशन कमीशन 1964-66 प्रोफेस्ड द डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज नाउ बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम। यानी कि जो इंडिया है उसकी डेस्टिनी क्या है, उनकी क्लासरूम में शेप्ड हो रही है भाई। क्यों? क्योंकि अगर आपके क्लासरूम नहीं इम्प्रूव होंगे तो एजुकेशन जो होगी वो भी इम्प्रूव नहीं होगी, और अगर एजुकेशन ही इम्प्रूव नहीं होगी तो कोई सोसाइटी, कोई कंट्री इम्प्रूव नहीं हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट कहता है आपका, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एम्फसाइजेस द स्टेटस ऑफ द टीचर रिफ्लेक्ट्स द सोशो कल्चरल एथोस ऑफ द सोसाइटी। यानी कि जो टीचर का स्टेटस होता है ना, वो रिफ्लेक्ट करता है कि इसको जो हमारी सोसाइटी का कल्चर होता है, सोशियो कल्चर होता है, उसको करता है। यानी कि 1986 में भी ये बात की गई है नेशनल पॉलिसी के अंदर। तो यानी कि आप ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि 2009 के अंदर एकदम से कुछ आया, ये आपका स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है। And it is said that no people can rise above the levels of its teacher। जो भी हमारी सोसाइटी है वो रिफ्लेक्ट करती है टीचर्स को, और कोई भी इंसान टीचर्स के लेवल के ऊपर नहीं जा सकते। यानी कि टीचर से ऊपर कोई नहीं है। आप देख रहे किसी भी प्रोफेशन में टीचर का जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन है, वो सबसे हाई होता है। नेक्स्ट आ जाता है इसमें फोर्थ पॉइंट। तो इसमें है, though verily a professional, the teacher's personality in being human to the learner is the core foundational issue on which this framework is based। यानी कि इसमें क्या है, बेसिकली कहा गया है जो टीचर की पर्सनैलिटी है वो एक क्या है, प्रोफेशनल वे में आनी चाहिए जो बच्चे हैं उनके सामने, जो अदर लोग, जो दूसरे लोग होते हैं उनके सामने, और वो प्रोफेशनल वे में लाने के लिए ही इस ये जो फ्रेमवर्क है वो बनाया गया है कि आप टीचर एजुकेशन को क्या है एक प्रोफेशनल वे में ला सकें, उसको भी एक क्या है प्रोफेशन ऐसा बना सकें जिसमें टीचर क्या हो, ट्रेंड हो। नेक्स्ट देख लेते हैं पॉइंट। टू सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स पर्टिकुलरली द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 as well as the fundamental tenets enshrined in the Constitution of India have guided the development of the framework। यानी कि इसमें क्या है कि जो आपके NCF 2005 बना, जो आपका RTI बना, जिसमें RTE बना, राइट टू एजुकेशन बना, जो कि कहता है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए बच्चों को। तो इसमें भी क्या, ये भी क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, कहीं ना कहीं गाइड करते हैं कि जो आपका टीचर एजुकेशन है वो इम्प्रूव होना चाहिए, है ना। तो वो भी टीचर एजुकेशन की कहीं ना कहीं बात करते हैं। तो उसी का क्या है, हम मान सकते हैं कि जो हमारा 2009 का ये टीचर एजुकेशन का फ्रेमवर्क है वो कहीं ना कहीं उससे कहते हैं एक इंस्पायर होना, तो वो चीज़ हम कह सकते हैं इंस्पायर है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFT 2009 elaborates the context, concerns and the vision, underscoring that teacher education and school education have a symbiotic relationship and developments in both these sectors mutual reinforce the concerns necessary for qualitative improvements of the entire spectrum and of education including teacher education as well। यानी कि इसमें बेसिकली क्या बात की जा रही है, इसमें आपको बताया जा रहा है कि जो टीचर एजुकेशन है उसमें क्या है कि आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि जो NCFT 2009 है इसको हम क्या है कि एक नॉर्मल वे में ले लेते, चलो एक वो आ गई इसकी, बच्चों को तो पढ़ाना ही है, बुक से पढ़ाना है, जैसे मर्जी पढ़ा लेते, बट ऐसा नहीं है। ये क्या है, एक ऐसा विजन है जिसको क्या है आप वो नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। इसमें आपकी एक, अगर आप स्कूल के अंदर एक करिकुलम को ला रहे हैं तो उसमें आपका जो NCFT है वो भी क्या है एक पार्ट बनेगा, वो भी क्या है उसकी भी आप देखेंगे कि दोनों चीज़ें वो मेंटेन हो रही हैं कि नहीं हो रही है। अगर आप बात करें NCF 2005 की, जो कि बच्चों के एजुकेशन पर था, स्कूल स्टूडेंट्स के ऊपर था, और NCFT 2009 की हम बात करें टीचर एजुकेशन पे है, पर इन दोनों का क्या है एक म्यूचुअल काम करते हैं दोनों, कि दोनों ही चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, टीचर भी अच्छा होना चाहिए और जो करिकुलम जो स्टूडेंट्स के लिए है वो भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो मिलकर काम करते हैं, तभी हम जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 7th पॉइंट। A new approach to curricular areas of teacher education has been highlighted। यानी कि क्या है, एक नई अप्रोच हाईलाइट की गई है टीचर एजुकेशन के थ्रू। द करिकुलम ऑफ टीचर एजुकेशन इज ब्रॉडली डेल्ट विद अंडर फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन करिकुलम एंड पेडागोजी एंड स्कूल इंटर्नशिप। यानी कि जो टीचर एजुकेशन है वो किसके साथ डील कर रहा है, वो एजुकेशन, जो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है कि एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, करिकुलम किस तरीके से होना चाहिए, पेडागोजी किस तरीके से होनी चाहिए, अगर इंटर्नशिप की बात करें तो वो किस तरीके से होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों के साथ डील करता है ये टीचर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं NCFT 2009। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, 9th पॉइंट। द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन इंक्लूड लर्नर स्टडीज, कंटेम्प्रेरी स्टडीज एंड एजुकेशनल स्टडीज। यानी कि जो एजुकेशन फाउंडेशन है इसमें क्या इंक्लूड हम करते हैं, लर्नर स्टडीज हम इंक्लूड कर रहे हैं, यानी कि बच्चे किस तरीके से स्टडी करते हैं, कंटेम्प्रेरी स्टडीज को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं और एजुकेशनल स्टडीज को हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि अभी आप पढ़ेंगे भी चैप्टर वाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें, करिकुलम एंड पेडागोजी विद डील विद करिकुलम स्टडीज, पेडागोजिक स्टडीज, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टडीज। यानी कि करिकुलम और पेडागोजी की अगर हम बात करें तो उसके अंदर हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं, करिकुलम स्टडीज़ हम पढ़ते हैं, पेडागोजिक स्टडी हम इसके अंदर पढ़ते हैं, असेसमेंट की हम बात करते हैं और इवैल्यूएशन किस तरीके से किया जाना है बच्चों का, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 11th पॉइंट देख लेते हैं। 11th पॉइंट में आपको दिया हुआ है, द स्कूल इंटर्नशिप इज विजुअलाइज्ड बाय सिचुएटिंग द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग इन द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ विजन और एंड द रोल ऑफ टीचर एंड सस्टेन्ड इंगेजमेंट विद लर्नर एंड स्कूल्स। यानी कि स्कूल इंटर्नशिप को किस तरीके से लिया जा रहा है कि स्कूल इंटर्नशिप की हम बात कर रहे हैं, यानी कि एक, अगर हम बीएड कर रहे हैं, अगर आप लोग बीएड कर रहे हैं, आपने फर्स्ट ईयर पूरी स्टडी की, आपने सेकंड ईयर पूरी स्टडी की, ये स्टडी करने के बाद में क्या है, आपको स्कूल में भेजा जा रहा है इंटर्नशिप के लिए, आपको 40 डेज़ की इंटर्नशिप दी जा रही है कि आप जाएं स्कूल में, पढ़ाएं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, देखें कि बच्चे किस तरीके से आप के साथ बिहेव करते हैं और आप किस तरीके से बच्चों को हैंडल करते हैं, किस तरीके से आप जो कंटेंट नॉलेज है वो बच्चों को देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, आपका इंटर्नशिप का एक पार्ट होना चाहिए। तो ये विजुलाइज किया गया है कि स्कूल इंटर्नशिप इस तरीके की होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है इसमें, द कन्वेंशनल मॉडल्स ऑफ टीचर एजुकेशन में कंटिन्यू दो द फ्रेमवर्क डज प्रोवाइड डायरेक्शंस टुवर्ड्स चेंज इन द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ टीचर एजुकेशन एट एलिमेंट्री, सेकेंडरी एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। यानी कि इसमें क्या है कि एक तरीके से मॉडल लाया गया है कि तीनों लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर भी, सेकेंडरी लेवल पर भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर भी, कि जो आप टीचर एजुकेशन है उसके थ्रू किस तरीके से आप एजुकेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से आप एजुकेशन को और इम्प्रूव कर सकते हैं। और इससे देखिए, जो टीचर एजुकेशन की बात हम कर रहे हैं उसको क्या इन्होंने कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बोला है कि ये, और ये जिस तरीके से लर्निंग कभी भी ख़त्म ना होने वाला प्रोसेस है, ऐसे ही टीचर एजुकेशन भी है कि वो भी कभी ख़त्म नहीं होती है, उसमें भी क्या है, टीचर्स नई नई चीज़ें सीखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इसमें 13 पॉइंट, प्री सर्विस एंड इन सर्विस components of teacher education being inseparable, considerable focus has been given in this framework on continuing professional development strategies। यानी कि प्री सर्विस टीचर, जो टीचर एजुकेशन और इन सर्विस टीचर एजुकेशन को इन्होंने क्या माना है, अलग अलग माना है कि जो प्री सर्विस टीचर्स हैं उनको अलग तरीके से एजुकेशन मिलनी चाहिए, इन सर्विस टीचर्स को अलग से एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है ना। और क्या ही दोनों का ही क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक स्ट्रेटजी बेस्ड होना चाहिए कि आप सही से स्ट्रेटजी बनाएं और दोनों ही प्री सर्विस टीचर्स की भी और इन सर्विस टीचर की भी जो एजुकेशन है प्रोफेशनल वे में करें उनको डेवलप। 14th पॉइंट देख लेते हैं हम। तो देखिए, दिस फ्रेमवर्क इज विजुअलाइज्ड टू एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू चेंज द प्रोफाइल ऑफ टीचर एजुकेशन। यानी कि ये जो फ्रेमवर्क है इसको इस तरीके से देखा गया है कि ये जो एक टीचर एजुकेशन की प्रोफाइल है उसको चेंज करेगा, यानी कि एक व्यू को चेंज करेगा, so that teacher education institutions become active centers not only of research but also of practical experiments directed to the improvement of educational methods and curricula। यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसको आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से क्राइटेरिया आप चेंज कर रहे हो, और जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे टीचर एजुकेशन दी जा रही है उनको भी आप क्या बना रहे हो, एक्टिव सेंटर्स बना रहे हो कि वहाँ पे जो टीचर है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ये, और ये सिर्फ रिसर्च में नहीं है कि रिसर्च करके ही, बट जो टीचर है, टीचर स्टूडेंट है, वो क्या है, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करके देखे, बच्चों को पढ़ाकर देखे, अपने जो टीचिंग मेथड्स हैं उनको इम्प्रूव करे, करिकुला को इम्प्रूव करना सीखे। तो ये सारी चीज़ें इसकी बात की गई है।
इन दिस प्रोसेस In the process of developing this framework, valuable inputs received from educationists and experts in teacher education and also had the benefits of the reviewing similar exercises attempted in this area before, namely देखिए इसमें क्या बेसिकली बात की गई है कि ये जो टीचर एजुकेशन और फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने पार्टिसिपेट किया, अपने व्यूज़ दिए। एक्सपर्ट टीचर जो होते हैं, जो बहुत ही एक्सपर्ट है पहले से ही टीचर एजुकेशन में, उन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं। उनके व्यूज़ को मिलाकर ही और जो प्रीवियस कुछ व्यूज़ हमारे लिए गए हैं, जिनमें से कुछ नाम इसमें दिए गए हैं आपके, उनके भी व्यूज़ इसमें लिए गए हैं। जैसे कि आपका करिकुलम फ्रेमवर्क डेवलप्ड बाय नॉन स्टेटरी एनसीटी इन 1978, यानी कि जो 1978 के अंदर जब एनसीटी नॉन स्टेचुरी बॉडी थी आप लोगों की, तब जो उनका एक सजेशन था, क्योंकि सजेस्टेड बॉडी थी उस टाइम पे, ये स्टैचुरी बॉडी नहीं बनी थी। ये स्टैचुरी बॉडी आपकी बनी थी 1993 के अंदर, एक एक्ट आया था, उसके बाद में 1995 के अंदर पर्टिकुलर वे में एक स्टैचुरी बॉडी बनाई गई थी, है ना। तो उसके अंदर भी क्या है, उसके भी व्यूज़ इसके अंदर लिए गए। इट रिवाइज वर्जन बाय द एनसीईआरटी 1988, तो 1988 के अंदर जो इसका रिवाइज वर्जन था वो भी उसके भी व्यूज़ इसके अंदर लिए गए। द फर्स्ट करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन बाय एनसीटी इन 1998, तो 1998 के अंदर क्या है, जो क्वालिटी टीचर एजुकेशन की बात की, उसके भी व्यूज़ इसके अंदर लिए गए। एंड अ डिस्कशन पेपर ऑन करिकुलम फ्रेमवर्क जॉइंटली प्रिपेयर्ड बाय एनसीटी एंड एनसीईआरटी इन 2006, यानी कि 2006 के अंदर एनसीटी और एनसीईआरटी के द्वारा जो जॉइंटली प्रिपेयर्ड फ्रेमवर्क बनाया गया, तो उसके भी इसमें क्या है, व्यूज़ लिए गए, तब जाके ये एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। यानी कि अगर एक फ्रेमवर्क की हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि एक किसी ने सोचा, मान लीजिए मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी जी हैं एनसीईआरटी के चेयरपर्सन, उन्होंने एनसीटी के चेयरपर्सन, उन्होंने सोचा कि एक फ्रेमवर्क आना चाहिए और वो ले आए, ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, पहले से व्यूज़ आए हुए हैं, तभी उन व्यूज़ के बेस पे ही इन्होंने ये फ्रेमवर्क ड्राफ्ट किया है। तो देखिए यहाँ पे वही आपको लिखा हुआ है, एनसीईआरटी 2009 अंडर किसके अंडर आया था, मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी के अंडर आया था 31 दिसंबर 2009, जिस टाइम पे मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी क्या थे, चेयरपर्सन थे एनसीटी के। ये बहुत याद रखने वाली चीज़ है, इसको आप याद रखिएगा, यूजीसी नेट एजुकेशन के स्पेशली जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें आप लोगों का, देखिए द इनिशियल ड्राफ्ट of the NCFTE 2009 was developed by an expert committee comprising of professors, scholars, educators, teachers, representatives of NGOs, faculties of RIEs of NCERT, SCERT, DIETS, IASE, CTE, University Departments of Education and State Departments of Education। यानी कि एक इस तरीके का ड्राफ्ट है जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इन सब लोगों के द्वारा। क्योंकि जो मोहम्मद अख्तर सिद्दीकी हैं चेयरपर्सन, उन्होंने भी क्या है, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के अंदर क्या है, इन्होंने इन सब लोगों को इंक्लूड किया, क्योंकि ये सिर्फ एक आदमी की सोच नहीं हो सकती है। तो जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनसीईआरटी के जो लोग हैं, उन सभी को इन्होंने वो करा है। और देखिए ये जो सारी फुल फॉर्म्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फुल फॉर्म्स एब्रीविएशंस का जो वीडियो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, एब्रीविएशंस के वीडियो में आपको मिल जाएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूजीसी नेट एजुकेशन के बच्चों के लिए स्पेशली, और केवीएस DSSB की जो तैयारी कर रहे हैं, तो एब्रीविएशन आप ज़रूर देखिएगा। तो इन सबसे ने मिलकर क्या है, एक ड्राफ्ट तैयार किया, और इसके जो ड्राफ्ट तैयार किया गया NCFTE, उसके अंदर क्या है, इन्होंने 6 चैप्टर क्रिएट किए। तो 6 चैप्टर्स को हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले चैप्टर्स के नाम हम देख लेते हैं। 6 चैप्टर जो बनाए थे क्या थे NCFTE के। तो फर्स्ट चैप्टर था कॉन्टेक्स्ट, कंसर्न एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन, जिसमें टीचर एजुकेशन का एक विजन लिया गया। चैप्टर 2 जिसके अंदर बात होती है करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन की। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 3 ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर, कि किस तरीके से उनको डेवलप किया जाए। तो ये आपका चैप्टर 3 हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका चैप्टर 4 कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर्स। ये इन सर्विस टीचर्स की स्पेशली बात की गई है चैप्टर 4 में। चैप्टर 5 आता है प्रिपेयरिंग टीचर एडुकेटर्स। तो चैप्टर 5 जो है वो टीचर एडुकेटर्स की बात करता है।
और चैप्टर 6 बात करता है आपकी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज की स्ट्रेटजीज क्या हो सकती हैं जिनके थ्रू हम इन सबको इम्प्लीमेंट करें चीज़ों को। तो ये सारे अब चैप्टर वाइज इनको हम स्टडी कर लेते हैं। तो चैप्टर 1 देखिए, चैप्टर 1 है आपका कॉन्टेक्स्ट, कंसर्न्स एंड विजन फॉर टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसको आप किस तरीके से देखते हैं, विजन एक तरीके से इसमें दिया गया है। तो इसमें टोटल आपके 14 पॉइंट्स दिए हुए हैं चैप्टर 1 में। तो उन पॉइंट्स को ज़रा जल्दी जल्दी देख लेते हैं ताकि टाइम ना लगे हम लोगों को और हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसमें जो फर्स्ट हमारा पॉइंट आता है चैप्टर 1 के अंदर 1.1 पॉइंट वो आता है हमारा इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन जिसमें बताया गया है कि टीचर एजुकेशन उसको हम विज़न इस तरीके से देखते हैं कि हम टीचर एजुकेशन के थ्रू जो स्कूल एजुकेशन है हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ, क्योंकि जब तक टीचर एजुकेशन इम्प्रूव नहीं होगी तब तक स्कूल की एजुकेशन जो बच्चों को हम एजुकेशन देते हैं वो इम्प्रूव नहीं हो पाएगी। तो टीचर एजुकेशन इम्प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्या है कि इंट्रोडक्शन के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तो हमें इतनी डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मेन पॉइंट्स इसके अंदर करने हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं 1.2 हमें दिया हुआ है द चेंजिंग स्कूल कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स डिमांड, क्योंकि देखिए अगर आप टीचर एजुकेशन को अच्छा करना चाहते हैं तो कुछ स्कूल कॉन्टेक्स्ट को भी आपको चेंज करना होगा, तो वही चीज़ इसके अंदर कही गई है। दिस व्यू ऑफ एजुकेशन पॉइंट टू द नीड टू टेक अ फ्रेश लुक एट अ टीचर प्रिपरेशन, यानी कि हमें क्या है एक नए तरीके से देखने की ज़रूरत है टीचर एजुकेशन को, टीचर प्रिपरेशन को। देयर इज़ अ नीड टू कनेक्ट नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड ऑफ द स्कूल। तो देखिए ये तो NCF 2005 के अंदर भी कही गई थी बात कि जो आपकी जो नॉलेज है उसको आप क्लास तक ना रखते हुए, आप क्लासरूम तक ना रखते हो, आउटसाइड द स्कूल वो नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जो बच्चे क्लास में सीखे वो बाहर भी यूज़ होना चाहिए, प्रैक्टिकल यूज़। और ये टीचर एजुकेशन के लिए भी है कि टीचर एजुकेशन के अंदर जो आप बुक में पढ़ रहे हैं, जैसे आप BEd की बुक में जो पढ़ रहे हैं वो आपका आउटसाइड ऑफ द स्कूल भी वो यूज़ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है एनरिच द करिकुलम बाय मेकिंग इट लेस टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, यानी करिकुलम को आप किस तरीके से बनाएं, इस तरीके से बनाएं कि वो क्या हो, लेस टेक्स्ट बुक सेंटर्ड हो, यानी कि उसमें हमें सिर्फ बुक्स पे ही कॉन्सेंट्रेशन ना रहे, क्वालिटी पे कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए। तो ये 1.2 हो गया। 1.3 देख लेते हैं। 1.3 है हमारा। तो 1.3 के अंदर क्या है कि प्रेजेंट टीचर एजुकेशन सिनेरियो क्या है, तो वो हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आज के टाइम पे टीचर एजुकेशन को हम किस तरीके से लेते हैं। देखिए आज के टाइम में क्या है, टीचर एजुकेशन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए, और NCTE ने भी इसी पे जोर दिया है। तो इसी के चलते इसमें लिखा हुआ है इट जॉइंट हैंड्स विद द नेशनल असेसमेंट एंड अक्रेडिटेशन काउंसिल, यानी कि इन्होंने क्या है NAAC के साथ भी इन्होंने क्या है अपने हाथ मिलाए हैं, कहते हैं ना कि इनको ज्वाइन किया है, टू फोस्टर क्वालिटी एश्योरेंस एंड सस्टेन्स एंड विद डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल DEC to ensure integrated development of in-service teacher education under the open and distance learning mode, यानी कि इन्होंने NEC के साथ भी हाथ मिलाया और DEC के साथ भी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के साथ भी क्या है इन्होंने कि अपना एक हैंड जॉइन किया। क्यों कि आप इन सर्विस टीचर एजुकेशन को इम्प्रूव कर पाए, क्योंकि जो इन सर्विस टीचर्स हैं जो ऑलरेडी जॉब में है वो रेगुलर नहीं कर सकते, तो उनके लिए क्या है आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। It also entered into collaboration with the Rehabilitation Council of India in 2002 and in 2005 to develop curriculum on inclusive education and make it a part of the general teacher education programs, यानी कि इन्होंने क्या है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया जो है RCI 2002 और 2005 में भी क्या है कि करिकुलम को इस तरीके से इन्होंने बनाया कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसको भी टीचर एजुकेशन का पार्ट बनाया जा सके और टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स में उसको इंक्लूड किया जा सके। इसमें देखिए द नेशनल नॉलेज कमीशन NKC हैज़ ऑब्जर्व्ड दैट टीचर्स आर द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द स्कूल system and the country is already facing a severe shortage of qualified and motivated school teachers at different stages or level. तो यहाँ से आप लोगों का मोटिवेटेड स्कूल टीचर्स एट डिफरेंट लेवल्स, इट इज़ अर्जेंट टू रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ स्कूल टीचिंग एज अ प्रोफेशन एंड प्रोवाइड मोर इंसेंटिव्स फॉर क्वालिफाइड एंड कमिटेड टीचर्स, यानी कि इन्होंने क्या बोला था NKC जी थी, नेशनल नॉलेज कमीशन थी, इन्होंने बोला
कि जो टीचर एजुकेशन है वो क्या है, पहले से ही बहुत चीज़ें फेस कर रही है, हमारी कंडीशन अच्छी नहीं है एजुकेशन की, टीचर एजुकेशन की कंडीशन अच्छी नहीं है, तो उसको क्या है कि इसको बहुत ज़रूरी है कि उसको क्या है हम रिस्टोर करें। और जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं, कमिटी टीचर्स हैं, उनको हम इंसेंटिव्स दें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जो जितने हम इंसेंटिव्स टीचर्स को देंगे, अगर अच्छी सैलरी देंगे, अच्छी ट्रेनिंग देंगे, तो वो टीचिंग प्रोफेशन में और अच्छे से अपना जो योगदान है वो दे पाएंगे। नेक्स्ट 1.4 है, इसमें आपको दिया हुआ है टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स पर्सपेक्टिव पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसको पास्ट और प्रेजेंट किस तरीके से लिया गया है। द एडवाइजरी कमेटी यशपाल कमेटी इन इट्स रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन ड्रू अटेंशन टू द नीड फॉर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स इन करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग टीचर्स इन फोस्टरिंग लर्निंग थ्रू एक्टिविटी डिस्कवरी ऑब्जर्वेशंस एंड इवैल्यूएशन। इसके अंदर आ जाता है कि जो यशपाल कमेटी थी कि यशपाल कमेटी की पूरी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के साथ में ऑलरेडी शेयर की हुई है, लर्निंग विदाउट बर्डन, उसको आप ज़रूर देखिए। और वो क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है, वो सीटेट हो, आपका KVS DSSB हो या UGC नेट हो, तो उसके लिए इसको ज़रूर पढ़िएगा। तो उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि जो टीचर्स हैं उनका एक इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर, कि जो टेक्स्ट बुक बनाई जा रही है, करिकुलम बनाया जा रहा है बच्चों के लिए, तो उसको वो क्या है एक ओवरटेक करें, उसको देखें, वो टीचर्स को ट्रेनिंग इस तरीके से दी जाए कि वो उस करिकुलम को ऑब्जर्व कर सके, उसमें एक्टिविटी डाल सके, वो डिस्कवरी ऑब्जर्वेशंस ये सारी चीज़ें उसमें क्या है इंक्लूड कर सकें। 1.5 के अंदर आपको दिया हुआ है अर्जेंसी ऑफ रिफॉर्मिंग टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है एक तरीके से उसमें बदलाव की कितना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये एलिमेंट्री लेवल पर और सेकेंडरी लेवल दोनों लेवल पर है। तो जो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, द करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर क्वालिटी टीचर एजुकेशन 1998 वॉज परहैप्स द फर्स्ट टू हैव प्रोवाइडेड स्टेज स्पेसिफिक गाइडलाइंस, यानी कि जो 1998 का था जो टीचर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने फ्रेमवर्क के पे बात की थी कि उस फ्रेमवर्क में कि जो टीचर क्वालिटी है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो एक तरीके से उसमें उन्होंने गाइडलाइंस दी कि टीचर एजुकेशन के लिए, पर जो हम फॉलो करते हैं तो उसके यानी कि मेन पॉइंट्स जो लिए गए थे एक तरीके से, तो किसके लिए गए थे, द पोस्ट NP 1986 establishment of diet has been the most important developing in bringing the issue of elementary teacher education in the national stage, यानी कि जो 1998 है उसके अंदर इन्होंने एक ओवरव्यू दिया था, बट जो 1986 है उसमें क्या है मेन चीज़ कही गई थी, जिसमें कि डाइट लाया गया, डाइट में की इन्होंने बात की गई और कहा कि जो टीचर एजुकेशन है उसमें हम डाइट के थ्रू एजुकेशन देकर टीचर्स को एलिमेंट्री के लिए तैयार कर सकते हैं, प्राइमरी एजुकेशन के लिए टीचर्स को हम तैयार कर सकते हैं। अब देखिए सेकेंडरी लेवल के लिए उन्होंने क्या कहा, सेकेंडरी टीचर एजुकेशन के लिए इट इज़ डिजायरेबल विद इन अ फाइनाइट टाइम फ्रेम दैट द एग्जिस्टिंग 1 year सेकेंड बैचलर्स B.Ed डिग्री प्रोग्राम इज स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म टू अ 2 year one with deeper and more protracted engagement with school-based experience and reflective and critical engagement with theory, यानी कि जो B.Ed का 1 साल का प्रोग्राम है, पहले B.Ed 1 साल की होती थी, B.Ed 2 साल की बाद में हुई है, तो जो एक इन्होंने क्या बोला कि जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए आप टीचर्स को तैयार कर रहे हो और उन टीचर्स को क्या था B.Ed करना है, तो वो B.Ed की जो टाइम लिमिट है वो 1 साल की रखेगी, उसको आप 2 साल की करो, ताकि जो टीचर है वो क्लास बेस्ड एक्सपीरियंस ले सके, अपनी एजुकेशन को रिफ्लेक्ट कर सके, अपने टीचिंग स्टाइल को रिफ्लेक्ट कर सके, और जो भी वो पढ़ रही है वो क्या सिर्फ थ्योरी बेस्ड ना होकर वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो सके। नेक्स्ट देखिए 1.6 के अंदर इन्होंने बोला जो सिस्टमेटिक कंसर्न्स ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो टीचर एजुकेशन है उसका क्या एक सिस्टमेटिक वे होना चाहिए, यानी कि जो NCF की हम बात कर रहे हैं टीचर एजुकेशन के लिए कैसा होना चाहिए सिस्टमेटिक वे, कि एक तो एक्सपीरियंस को जुड़ा होना चाहिए, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिस ऑफ टीचर एजुकेशन, यानी कि जो भी टीचर एजुकेशन हम दे रहे हैं टीचर को उसमें एक्सपीरियंस बेस्ड वो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला डिसिप्लिनरी नॉलेज इज व्यूड एज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन पेडागोजी, यानी कि डिसिप्लिनरी नॉलेज है उसको कैसे देखा जाना चाहिए, इंडिपेंडेंट वे में देखा जाना चाहिए अगर आप प्रोफेशनल टीचिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं टीचर्स को। नेक्स्ट उन्होंने बोला थ्योरी कोर्सेज हैव नो क्लियर लिंक विद प्रैक्टिकल वर्क एंड ग्राउंड रियलिटीज़, यानी कि जो थ्योरी वर्क्स हैं उनका प्रैक्टिकल वर्क से कोई रिलेशन नहीं हो रहा है, तो आप थ्योरेटिकल वर्क को प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ें, प्रैक्टिकल वर्क से जोड़ें, ताकि टीचर्स को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का
यूज़ अच्छे से आ सके दोनों का, वो अच्छे से क्या कर अपने नॉलेज को यूज़ कर सके क्लास के अंदर। और देखिए जो लास्ट पॉइंट इन्होंने जो बोला वो बोला इवैल्यूएशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। जो मेन पॉइंट है इसका, ड्राफ्ट तो बहुत लंबा है, जो मेन पॉइंट्स मैं आप लोगों के लिए लिखा हूँ वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि इवैल्यूएशन सिस्टम के लिए इन्होंने बोला इवैल्यूएशन सिस्टम फॉलोड इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम इज टू इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, एक्सेसिवली क्वांटिटेटिव एंड लेस कॉम्प्रिहेंसिव। यानी कि इसमें ये बोला गया कि जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो भी क्या है, उसको भी आपको ब्रॉडन करना होगा, उसमें इन्फॉर्मेशन तो होनी ही चाहिए, तो उसमें क्वालिटी भी होनी चाहिए क्वांटिटेटिव के साथ साथ। कि आपके क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिवनेस ना होते हुए वो क्वांटिटेटिव ज़्यादा है, यानी बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं है उसका क्षेत्र, आपने क्वांटिटेटिव ज़्यादा डाल दी है, तो वो ना करते हुए आप उसको क्या करें, इस तरीके से बने कि वो कॉम्प्रिहेंसिव बन पाए और कॉन्टिन्यूस वे पे वो हो पाए। नेक्स्ट 1.7 पॉइंट में इन्होंने बोला कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट एंड कंसर्न्स दैट नीड टू इन्फॉर्म टीचर एजुकेशन रिफॉर्म्स। तो इन्होंने क्या है कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट की भी इन्होंने बात की। देखिए जब हम कंटेम्प्रेरी की बात करते हैं ना, तो बेसिकली आप समझ लीजिए कि आपके सामने पॉलिसीज़ की बात होने वाली है या कमिटीज़ की बात होने वाली है। तो वही चीज़ इन्होंने रिफॉर्म की बात की किसकी कि इसमें इन्होंने क्या जोड़ा, इंक्लूसिव एजुकेशन को जोड़ा। द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी PWD इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1996 provides for free and compulsory education up to the age of 18 years of all children with disability। यानी कि इन्होंने क्या एक PW इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए बात की, जो कि PW एक्ट भी बोलता है। तो 1996 जो है वो प्रोवाइड करता है कि जो 18 ईयर्स तक के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जानी चाहिए, वो सभी बच्चों के लिए जो बच्चे डिसेबल होते हैं। तो ये PW एक्ट के अंदर आपका आता है। एंड द सेकेंड एंड मोर insidious pattern of exclusion is the social exclusion of children who come from socially and economically deprived backgrounds, scheduled caste, scheduled tribes, minorities and other communities, girls and children with diverse learning needs। यानी कि और इसमें देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ जो डिसेबल बच्चे हैं वही नहीं होते हैं, इसके अंदर जो आपके सोशली इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड होते हैं, डिप्राइव्ड होते हैं, या फिर कोई शेड्यूल कास्ट होते हैं, SC STs होते हैं, माइनॉरिटीज़ होते हैं, या गर्ल चाइल्ड है जो कि पिछड़े माना जाता है कि अगर उनको एजुकेशन ठीक से नहीं मिल पा रही है तो वो भी क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ही आते हैं। वो भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिसेबल बच्चों के लिए है, तो उन सबको क्या है आपको एजुकेशन के अंदर जोड़ना है। नेक्स्ट इन्होंने बात की पर्सपेक्टिव्स फॉर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि सबका क्या है इक्वल डेवलपमेंट होना चाहिए और वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। रोल ऑफ कम्युनिटी नॉलेज इन एजुकेशन, कि जो आपका कम्युनिटी है उसका भी क्या है एजुकेशन के अंदर बहुत रोल होता है कि आप जो कम्युनिटी की नॉलेज है वो भी आप टीचर को दें ताकि वो उसको एजुकेशन में इंक्लूड करके बच्चों को अच्छे से सिखा सके। नेक्स्ट आता है ICT इन स्कूल्स एंड E-लर्निंग, कि जो ICT है उसको इंक्लूड किया जाए। देखिए ICT की बात तो सभी लेवल्स पे हुई है, तो यही स्कूल और E-लर्निंग की बात हुई कि ICT को भी आप इंक्लूड करें। नेक्स्ट आपका 1.8 आ जाता है। 1.8 के अंदर देखिए प्रोफेशनलाइजेशन की बात की गई है, प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन को क्या है प्रोफेशनल वे पे हमें लेना है। ये नहीं है कि सिर्फ टीचर है, अगर मान लीजिए कोई छोटा प्राइवेट स्कूल है तो उसने किसी को भी टीचिंग पे रख लिया कि बस आपको बच्चों को संभालना है, तो ये कोई आया का रोल नहीं है। आपको इसको क्या है टीचर को प्रोफेशनल वे पे लाना पड़ेगा, टीचर एजुकेशन को प्रोफेशनल वे पे लाना पड़ेगा। तो वही इसमें सारी बात की गई है प्रोफेशनलिज्म की। टीचर इज़ अ प्रोफेशन एंड टीचर एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल प्रिपरेशन ऑफ टीचर। यानी कि जो टीचर एजुकेशन है एक प्रोसेस है, एक जिसके जरिए हम क्या है एक प्रोफेशनल वे पे टीचर को तैयार कर रहे हैं। टीचर्स आर कंसर्न्ड इन एन इम्पॉर्टेंट वे विद द टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स। यानी कि क्या है कि टीचर्स को हम कैसे मान रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका मान रहे हैं इसको, जिससे हम क्या कर सकते हैं किसी भी ह्यूमन बींग्स, क्योंकि जो आपके पास बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो ह्यूमन बींग्स हैं, उनको आप डेवलप कर सकते हैं फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल और मोरल एंड स्पिरिचुअल वे पर। यानी कि हर एक तरीके से उसको बच्चे को डेवलप करना किसके हाथ में होता है, टीचर के हाथ में होता है। और ये देखिए ये सारे डेवलपमेंट की जो बात हो रही है फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल, ये सब मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, जो कि मैंने CDP की प्लेलिस्ट में भी आपको इजीली मिल जाएगा। और ये आपका CTET के अंदर भी जो पॉइंट है ना कंसर्न्स, इनको आप ध्यान रखिए, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 1.9 प्रिपेयरिंग टीचर एडुकेटर्स। यानी कि आप टीचर एडुकेटर्स को प्रिपेयर करें, ये भी बात इसमें की गई। अब टीचर एडुकेटर्स कौन होते हैं?
टीचर एडुकेटर्स होते हैं जो टीचर को प्रिपेयर करते हैं कि आप एक बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो आपको भी तो कोई पढ़ाएगा ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप किसी और से भी पढ़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं, तो वो कौन है, वो टीचर एडुकेटर्स है कि टीचर एडुकेटर्स को आप प्रिपेयर करें ताकि वो टीचर्स को अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड इनोवेशन। तो देखिए रिसर्च एंड इनोवेशन को इन्होंने पार्ट बनाने का बोला कि जो टीचर एजुकेशन है उसके अंदर रिसर्च एंड इनोवेशन का पार्ट भी होना चाहिए। जैसे कि आप एमएड करते हैं तो एमएड के अंदर क्या है, आपका एक रिसर्च बनता है, जैसे डिसर्टेशन फाइल बनती है आपके फाइनल ईयर में, तो वो क्या है, रिसर्च एंड इनोवेशन है कि आप एक किसी चीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं, उसका सिनॉप्सिस बना रहे हैं, उसको डिसर्टेशन फाइल बना रहे हैं, उसको सबमिट कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, आप उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, रिसर्च प्रैक्टिस कर रहे हैं, एजुकेशनल प्रैक्टिस है ये आपकी, जिसके थ्रू आपका वर्क रिफ्लेक्ट करता है और आपको एनालिटिकल नॉलेज आपको मिलती है। Programs and activities of resources centers include organization of workshop, provision of research, fellowship and study sessions। तो ये सब चीज़ें हैं कि इस तरह ये प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज़ होने चाहिए सेंटर्स के अंदर, जहाँ पे वर्कशॉप हो, बच्चे रिसर्च अच्छे से कर पाए, फेलोशिप उनके अच्छे से हो पाए, जो स्टडी सेशन है उनके वो उनको अच्छे से प्रॉपर वे में मिल पाए। नेक्स्ट है इसमें 1.11 पॉइंट आपका, जिसमें है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इन टीचर एजुकेशन। तो देखिए ओडीएल की बात इसमें की गई, मैंने स्टार्टिंग में ये बात की थी, जो पॉइंट शेयर किए थे कि जो ओडीएल इज एज अ स्ट्रेटेजी कैन बी अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोवाइडिंग कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल सपोर्ट टू द टीचर प्रैक्टिशनर्स। जो टीचर प्रैक्टिशनर्स हैं जो टीचिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि इन सर्विस टीचर की यहाँ पे बात हो रही है, तो उनके लिए क्या ओडीएल फैसिलिटीज होनी चाहिए ताकि वो ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। नेक्स्ट इसमें आता है आपका 1.12 पॉइंट, जिसमें आपका है एजुकेशन ऑफ टीचर्स इन हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। तो देखिए ये आपका एनसीईआरटी में बोला गया है, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनको क्या है, बेसिकली आपके एलिमेंट्री जो स्टूडेंट्स उनको पढ़ाना है, सेकेंडरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो बच्चों को क्या है हेल्थ की नॉलेज भी देनी होगी। तो उस हेल्थ की नॉलेज के लिए क्या है, आपको फिजिकल एजुकेशन भी बच्चों को दी जानी चाहिए। तो वही चीज़ इसमें कहा गया है, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कोर करिकुलम एट द प्राइमरी सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स लेवल। ये जो आपका योगा एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन आप दे रहे हो, हेल्थ की एजुकेशन दे रहे हो, वो एक क्या है इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो होना भी चाहिए आपका प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर। नेक्स्ट है करंटली teacher education programs in this area are offered at different levels: diploma courses, DPEd degree, BPEd degree and postgraduate MPEd programs offered in many universities। तो क्या है, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में इसी के चलते क्या है कि अब इस तरह के प्रोग्राम्स दिए जा रहे हैं जहाँ पे DPEd भी करवाई जाती है, BPEd भी करवाई जाती है और MPEd भी करवाई जाती है, यानी कि डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन और मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन। नेक्स्ट देखिए इसी में दिया हुआ है आपको, ऑल टीचर एजुकेशन कोर्सेज मस्ट प्रोवाइड हेल्थ फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एज कंपलसरी इनपुट्स। यानी कि क्या है कि टीचर एजुकेशन कोर्सेज में इसको क्या कंपलसरी रखना चाहिए आपको, और रखा भी जाता है। आपके पास भी बीएड के सेकंड ईयर के अंदर सब्जेक्ट है योगा हेल्थ फिजिकल एजुकेशन के ऊपर, तो वो क्या है कंपलसरी होना चाहिए, जिसमें आपको फिजिकल एजुकेशन भी दे रहे हो, योगा के बारे में बच्चों को बता रहे हो। इशूज इन्वॉल्व इन डिजाइनिंग टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स इन द सेट एरिया मेरिट सेपरेट कंसिडरेशन। यानी कि जो इससे रिलेटेड इशू है वो एक अलग चीज़ है, बट ये सारी चीज़ें क्या है इंक्लूड होनी चाहिए। और जो 1.13 है, 1.13 के अंदर देखिए कहा गया है एजुकेशन ऑफ टीचर्स फॉर वोकेशनल स्ट्रीम। यानी कि जो आप टीचर्स को एजुकेशन दे रहे हो वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो इस तरीके से होनी चाहिए कि टीचर्स जो है वो वोकेशनल के स्ट्रीम पे तैयार हो सके, वोकेशनलाइजेशन के लिए तैयार हो सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि बीएड की डिग्री लेके से घर पे बैठे हैं, वो क्या है एक व्यावसायिक तौर पर टीचर्स तैयार हो पाए। फर्स्ट चैप्टर का देखिए लास्ट पॉइंट है 1.14 विजन ऑफ टीचर एंड टीचर एजुकेशन। यानी कि जो टीचर और टीचर एजुकेशन के लिए जो एक विजन है उसके लिए उन्होंने बोला है। तो देखिए ओवरऑल ये कंक्लूजन ही दिया हुआ है इसमें कि जो टीचर है उसको हम क्या है इस तरीके से तैयार करें कि उसको नॉलेज अच्छे से हो, वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर पाए और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के साथ वो डील कर पाए। क्योंकि देखिए हर तरह के कॉन्टेक्स्ट होते हैं, हमारी सोसाइटी में भी अलग अलग तरीके के इश्यूज होते हैं, क्लास में भी डाइवर्सिटी होती है, तो उन सब चीज़ों के साथ क्या है टीचर एक अपना यूज़ कर पाए नॉलेज को। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। एक बार मैं इंग्लिश में इसको कर देती हूँ ताकि बच्चों को क्लियर हो जाए। टीचर एजुकेशन नीड्स टू बिल्ड कैपेसिटीज इन द टीचर टू कंस्ट्रक्ट नॉलेज, टू डील विद डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड टू डेवलप abilities to discern and judge in moments of uncertainty and
फ्लूइडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट्स, यानी कि क्या है, एक तरीके से इन्होंने बोला है कैरेक्टरिस्टिक्स है टीचर लर्निंग एजुकेशन के। अगर हम टीचर एजुकेशन की बात कर रहे हैं कि जो टीचर है खुद को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मोल्ड कर पाए और कुछ चीज़ें अचानक हो जाए तो उनको भी वो हैंडल कर पाए। नेक्स्ट आपका चैप्टर 2 आ जाता है। चैप्टर 1 हमारा खत्म हो चुका है। चैप्टर 2 के अंदर है आपका करिकुलर एरियाज ऑफ इनिशियल टीचर प्रिपरेशन, यानी कि टीचर प्रिपरेशन के लिए आपको करिकुलर एरियाज को किस तरीके से रखना पड़ेगा। तो बेसिकली एक तरीके से हम माना जाए तो बीएड और एमएड के अंदर जो हम पढ़ते हैं ना, उसका सिलेबस इसमें दिया हुआ है कि सिलेबस किस तरीके से क्या क्या सब्जेक्ट इसमें होते हैं। तो वो देख लेते हैं जल्दी से। तो देखिए 2.1 के अंदर यही है, इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंट्रोडक्शन में एक चार्ट इन्होंने दिया हुआ है, फ्लो चार्ट। वो फ्लो चार्ट को अभी हम देख लेते हैं कि क्या है। तो देखिए ये आपका फ्लो चार्ट है। बेसिकली फ्लो चार्ट में क्या है, आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का जो करिकुलर एरियाज है वो आपको दिए हुए हैं। और बेसिकली ये जो एरियाज हैं, 3 एरियाज होते हैं आपके, एरिया 1, एरिया 2 एंड एरिया 3। तो जो आपका एरिया 1 है या एरिया ए है वो फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है आप लोगों का, जो कि आपका ये वाला एरिया है। और जो एरिया ए है आपका फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसको भी देखिए इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें क्या है आपका लर्नर स्टडीज़ है। लर्नर स्टडीज़ के अंदर क्या है आपका चाइल्डहुड, चाइल्ड एंड अडोलेसेंट्स डेवलपमेंट एंड लर्निंग। और ये आपका देखिए बीएड के अंदर भी आपका एक सब्जेक्ट होता है चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट। ये आपका डीएलएड, जेबीटी या जो भी आप कोर्स कर रहे हो उसके अंदर ये होता है। आप सीटेट का एग्जाम देने जाते हो तो सीडीबी का एक पार्ट होता है, तो वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो कि चाइल्डहुड टू चाइल्ड के बारे में आप जान रहे हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, आपका सिलेबस पूरा दिया हुआ है। कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ दिया हुआ है, इसके अंदर आपका टीचर एंड लर्नर सोसाइटी, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, ये सारा आपका बीएड का सिलेबस है, इनको मान के चलिए। एजुकेशनल स्टडीज़ है, इसके अंदर आपका एम्स ऑफ एजुकेशन, नॉलेज एंड वैल्यूज़, डेवलपिंग सेल्फ एंड एस्पिरेशन एज अ टीचर। तो ये आपका इसके अंदर आता है। एरिया बी है आपका, एरिया बी के अंदर आ जाता है आपका करिकुलम एंड पैडागोजी। तो इसमें आपका आता है करिकुलम स्टडीज़। तो करिकुलम स्टडीज़ के अंदर आपका नॉलेज एंड करिकुलम हो जाता है, जो कि बीएड सेकंड ईयर पेपर 1 है आप लोगों का। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई हुई है आप लोगों के लिए। सेकंड आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड कम्युनिकेशन आ जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट आपका पैडागोजी स्टडीज़ आ जाता है, जिसके अंदर आपका पैडागोजी, आप सब्जेक्ट जो चूज़ करते हैं ना, तो वो आ जाता है, जैसे पैडागोजी ऑफ साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। थर्ड आ जाता है आपका असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। ये भी आप लोगों का बीएड के अंदर एक सब्जेक्ट है असेसमेंट का, तो वो इसके अंदर आ गया। इसके बाद में एरिया ए और एरिया बी है, मान के चलिए आपका बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर का सिलेबस। और इसके बाद में एरिया सी है आपका स्कूल इंटर्नशिप, यानी कि स्कूल इंटर्नशिप की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें आप सब्जेक्ट पढ़ लेते हो, आपको स्कूल इंटर्नशिप के लिए भेजा जाता है। आपको 40 डेज़ की ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जिसको हम 12 to 20 वीक्स की ट्रेनिंग भी मान सकते हैं, कि उस ट्रेनिंग में आपको भेजा जाता है ताकि आप क्या है एक एक्सपीरियंस ले सकें। तो वही चीज़ यहाँ पे दी हुई है, 4 days a week for a minimum period of 12 to 20 weeks including 1 week of classroom observation of a regular teacher। यानी कि एक रेगुलर टीचर के ऑब्जर्वेशन में जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, तो वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका विजिट टू इनोवेटिव सेंटर्स ऑफ पैडागोजी एंड लर्निंग, एंड थर्ड है आपका क्लासरूम बेस्ड रिसर्च एंड प्रोजेक्ट। तो ये आपका एरिया 3 के अंदर इंक्लूड होता है। तो ये पूरी टेबल आपको दी हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी देखिए, अभी जो हमने पूरा सिलेबस में पढ़ा कि एरिया 1, एरिया 2, तो वही सारी चीज़ें इसके अंदर भी दी हुई हैं। एरिया 1 है, जैसे आपका एरिया 1 के अंदर आपका लर्नर स्टडीज़, कंटेम्प्रेरी स्टडीज़, आपका एजुकेशनल स्टडीज़ आ गया। इसके बाद एरिया बी है, इसके अंदर आपका करिकुलम एंड पैडागोजी आ गया। तो वही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई हैं पूरे चैप्टर 2 के अंदर आपकी। तो पैडागोजी स्टडीज़, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्टडीज़ इसमें आ गई आपकी। करिकुलर एरिया आ गया। तो करिकुलर एरिया सी जो है वो इंटर्नशिप के लिए आपका बोला हुआ है, जिसमें कि आपको 12 to 20 वीक्स की ट्रेनिंग का बोला हुआ है। तो यही सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं स्कूल इंटर्नशिप की। अब इसमें देखिए, जो करिकुलर एरिया ए है उसकी भी क्या है, एक स्कीम की हम बोल सकते हैं, जो टीचर एजुकेशन में इन्होंने स्कीम बनाई हुई है। तो टेबल ये दी हुई है बेसिकली। और ये टेबल देखिए, आपको जो एनसीएफटी बना हुआ है, एक्चुअल जो बनाया है एनसीटी ने, उसके अंदर ये मेंशन की गई है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि आपको इसकी नॉलेज मिल पाए कि ये एक्चुअल में है क्या।
तो ये देखिए इसके अंदर क्या है, आपका करिकुलर एरियाज दिया हुआ है, मेजर कंपोनेंट्स, करिकुलर एस्पेक्ट्स एंड करिकुलर प्रोविजन। तो बेसिकली जो सिलेबस है वही दिया हुआ है, तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं, देर टाइम नहीं लगाएंगे इसको देखने में। तो जैसे कि ये फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन दिया हुआ है, इसमें लर्नर स्टडीज़ में आपको देखिए वही एक तरीके से सब्जेक्ट ही दे दिए हैं सारे, जिसमें चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस डेवलपमेंट दिया हुआ है, लिंग्विस्टिक दिया हुआ है जिसके अंदर कंस्ट्रक्ट ऑफ चाइल्ड एंड एडोलेसेंस, सोशलाइजेशन, लैंग्वेज, ये सारा कुछ है। इसके बाद में वर्कशॉप, सेमिनार्स, ये सब आपको देखिए इधर दिया हुआ है। तो वही सारी वो टेबल ही एक तरीके से इन्होंने दूसरे फॉर्म में दे दी है कि इस तरीके से आपका जो एजुकेशन है, एरिया है, वो होना चाहिए, जिसमें टीचर लर्नर सोसाइटी है, तो उसी को इन्होंने पूरा एक्सप्लेन वही किया हुआ है टेबल में। तो एक तरीके से आप मान के चलिए वही टेबल आपको इसमें दी हुई है कि एजुकेशन स्टडीज़ होना चाहिए, थ्योरी कोर्सेज उसमें इंक्लूड होने चाहिए, ये आपका डेवलपिंग द सेल्फ एस्पिरेशन एज अ टीचर। तो ये क्या है, ये सब इसमें आपका कोर्स का ही वो दिया हुआ है जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये बेसिकली ये सिर्फ नॉलेज के लिए ही, आपको पेपर में कुछ नहीं आने वाला है, इसमें ऐसा कुछ पूछा नहीं जाएगा। अगर आपको बस आपके जो बीएड के सब्जेक्ट्स हैं और या फिर आपने एमएड किया है, तो आपको अपने सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए कि क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपके और किस तरीके से उनमें आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। तो अगर आपको वो क्लियर है तो बस ये टेबल कुछ भी नहीं है, ये टेबल बस उसी का एक व्यू है आप लोगों का कि स्कूल कल्चर के बारे में आप बच्चों को नॉलेज दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, पीस एजुकेशन जो है आपके जो एमएड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, और जो बीएड सेकंड ईयर है उसमें भी एक पीस एजुकेशन का उसमें ऑप्शन मिलता है। इसका भी सिलेबस मैं आप लोगों के साथ में जल्दी शेयर करूँगी। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी मेंशन की गई हैं। तो ये पूरी वो टेबल ही पूरी दी हुई है, एक तरीके से पूरा सिलेबस आपको दिया हुआ है, ये जो मैं आप लोगों के साथ में ऑलरेडी जो मैं 9 बजे का टाइम आप लोगों के लिए रखा है उसमें शेयर कर रही हूँ। तो ये आपका पेडागोजी स्टडीज़ हो गया, सोशल साइंस, असेसमेंट इवैल्यूएशन स्टडीज़, असेसमेंट के बारे में हो गया ये सारी चीज़ें, थ्योरी कोर्सेज, प्रैक्टिकल कोर्सेज, तो वही सारी चीज़ें हैं ये, इसलिए जल्दी जल्दी इसको कर रही हूँ ताकि बस कुछ भी नहीं है ये, आप बस ये समझने के लिए, अगर आप लोगों को स्टार्टिंग में जो टेबल समझाई थी वो टेबल समझ में आ गई तो कुछ भी नहीं है। ये स्कूल इंटर्नशिप के लिए दिया हुआ है, जो उसी टेबल में मेंशन किया गया था वही सेम चीज़ है ये कि 12 से 20 वीक्स की आपकी जो है इंटर्नशिप होनी चाहिए बच्चों की, तो उस पर है ये बेसिकली। नेक्स्ट इसमें जो 2.5 है वो दिया हुआ है, टाइम एज अ क्रिटिकल फैक्टर इन टीचर प्रिपरेशन। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि जो टीचर्स हैं उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, उतनी उनको पास इंटर्नशिप के लिए या फिर प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम उनको नहीं दिया जाता है, तो वो एक टाइम ड्यूरेशन उनको प्रोवाइड किया जाना चाहिए, वही चीज़ इसके अंदर कहा गया है। इसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं हम। The issues of quality teacher education is closely tied up with the concern for the duration of the initial teacher preparation। यानी कि जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है इसके अंदर कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो प्रॉपर नहीं दी हुई है टीचर प्रिपरेशन के लिए। Any form of initial teacher preparation needs to be a reasonable duration that provides enough time and opportunity for self-study, reflection and involved engagement with learners, the school and the classroom, and pedagogic activities along with rigorous theoretical studies। यानी कि क्या है, पूरा है आपको टाइम चाहिए। टाइम किस लिए, जिसमें कि आप क्या है अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ, सेल्फ स्टडी कर पाएँ, रिफ्लेक्ट कर पाएँ, आप अपनी इंटर्नशिप ले पाए, आप क्लासरूम में इंटरेक्शन बच्चों के कर पाए, तो उसके लिए क्या एक प्रॉपर टाइम भी मिल दिया जाना चाहिए। तो 2.5 बेसिकली टाइम पे ही है। 2.6 है जो वो है आपका रीडिज़ाइनिंग करंट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। तो इसमें क्या है कि जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है उसको रीडिज़ाइन करने की बात की गई है। रीडिज़ाइन किस तरीके से किया जाएगा कि जो बच्चे 12th के बाद कर रहे हैं, अगर मान ली 12th के बाद टीचर बनना चाहते हैं तो उनके लिए 4 ईयर की ड्यूरेशन होनी चाहिए, और अगर आप सीनियर सेकेंड या ग्रेजुएशन के बात कर रहे हैं, बैचलर डिग्री की बात कर रहे हैं, तो आपके लिए 2 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए बीएड की प्रिपरेशन के लिए। तो जो आज के टाइम पे है भी कि आपका 4, जैसे बीए बीएड बच्चे करते हैं, बीएससी बीएड करते हैं, तो उनका क्या है कि उनको 4 साल की होती है 12th के बाद में, और जो ग्रेजुएशन है उसके 2 साल की होती है उसके बाद में। तो ये आपका 2.6 के अंदर दिया गया है। अब देखिए उसी से रिलेटेड कि जो इन्होंने एक ऑफ़र रखा कि जो बीएड है डीएड है वो 2 साल का होना चाहिए, तो उसमें किस तरीके से आपका वो कोर्सेज आ जाते हैं। तो इसमें वही है, इसको भी मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। तो बेसिकली इसमें भी आपको 3 एरियाज़ दिए हुए हैं। फाउंडेशन एरिया दिया है, फाउंडेशन एरिया ए, एरिया बी, एरिया सी, जिसके अंदर अभी जो हमने सब्जेक्ट पढ़े थे वही सारे सब्जेक्ट्स हैं जो ऊपर टेबल पे देखे थे। तो इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे।
इसको मैं स्क्रॉल कर देती हूँ, आप वैसे ही देख लीजिए। तो इसमें सारा कुछ वही है, सारे आपके टीचर ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं वो सारे गिवन हैं। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं कि थियोरेटिकल पार्ट होना चाहिए एजुकेशनल स्टडीज़ के अंदर। एरिया बी है आपका करिकुलर एंड पेडागोजी के लिए, जिसमें आपका नॉलेज एंड करिकुलम आ जाता है। तो वही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। शेयर आपके साथ सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये एक्चुअल जो ड्राफ्ट है उसके अंदर गिवन है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। जो स्कूल इंटर्नशिप है उसकी भी इसमें बात की गई है कि जो स्कूल इंटर्नशिप है कम से कम इतने पीरियड की होनी चाहिए, जबकि जो स्कूल इंटर्नशिप है वो आपकी 40 डेज़ की रहती है। वही है इसमें, क्योंकि 10 वीक्स आपके वही अराउंड 40 डेज़ ही हो जाते हैं। नेक्स्ट है इसमें एग्जाम्पलर ऑफ अ 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो वही इसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के बारे में बोला गया है कि जो बीएड जो बच्चे टीचर बनना चाहते हैं सीरियस वे में, उनको क्या है 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एनरोल किया जाना चाहिए 12th के बाद में, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया बीए बीएड एंड बीएससी बीएड। तो ये आपका चैप्टर 2 था। चैप्टर 3 आ जाता है इसके बाद में। चैप्टर 3 है आपका ट्रांजैक्टिंग द करिकुलम एंड इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर, यानी कि जो करिकुलम है उसको किस तरीके से करा जाए, ट्रांजैक्ट किया जाए, और टीचर एजुकेशन को डेवलप करने के लिए किस तरीके से हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें चैप्टर 3 में आपको दी गई हैं। तो इसमें देखिए इंट्रोडक्शन आपको सबसे पहले दिया हुआ है। दिस 2 एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोफेशनल ट्रेनिंग नेमली करिकुलम ट्रांजैक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ लर्निंग आर डिस्कस्ड हेयर, यानी कि इस पूरे 3rd चैप्टर में क्या है, बेसिकली करिकुलम ट्रांजैक्शन और इवेल्युएशन की बात की गई है कि किस तरीके से होना चाहिए। यानी कि करिकुलम में अगर आप चेंज लाना चाहते हो और इवेल्युएशन करना चाहते हो तो किस तरीके से हम वो चीज़ें कर सकते हैं। 3.2 देख लेते हैं। 3.2 में आपका ट्रांजैक्टिंग द टीचर एजुकेशन करिकुलम। अब ट्रांजैक्टिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके लिए इन्होंने क्या है, टेबल दी है। यानी कि आप ट्रांजैक्ट कर रहे हो एक करिकुलम जो आज के टाइम पे है, उसको हम दूसरी चीज़ में किस तरीके से ट्रांजैक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए इन्होंने एक टेबल दी है, वो देख लेते हैं हम, जिससे क्या है टीचर एजुकेशन क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। तो इन्होंने एक तरीके से कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कंपैरिजन बिटवीन द डोमिनेंट करंट प्रैक्टिस, यानी कि जो आज के टाइम पे प्रैक्टिस हो रही है, और प्रपोज्ड प्रोसेस बेस्ड टीचर एजुकेशन करिकुलम फ्रेमवर्क, और जो इन्होंने प्रपोज किया है, तो उन दोनों के बीच में एक तरीके कंपैरिजन दिया हुआ है। तो वो कंपैरिजन क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए एक तरफ जो है आपका लेफ्ट साइड में डोमिनेंट प्रैक्टिस दी हुई है, राइट साइड पे आपका प्रपोज्ड प्रैक्टिस दी हुई है जो इन्होंने प्रपोज की है। तो उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। तो इसमें देखिए सबसे पहले जैसे आपको दिया हुआ है फोकस ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लर्नर्स, और टीचर एजुकेशन में इन्होंने प्रपोज किया हुआ है अंडरस्टैंडिंग द सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच लर्नर्स ग्रो एंड डेवलप। यानी कि इन्होंने बोला है कि एक तो जो आज के टाइम पे चल रहा है वो क्या है, सिर्फ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस किया जा रहा है, जबकि इन्होंने प्रपोज किया है कि जो बच्चे का सोशल कल्चरल पॉलिटिकल एरिया है उसको भी आप कंसर्न करें, उन चीज़ों को भी आप उसके थ्रू वैसा ही टीचर को आप डेवलप करें। तो वो सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। इंगेजमेंट विद जर्नलाइज्ड थ्योरीज ऑफ चिल्ड्रन एंड लर्निंग, यानी कि इसमें क्या है, चिल्ड्रन एंड लर्निंग की जो थ्योरीज है उसी को ही जर्नलाइज किया जा रहा है, जबकि इन्होंने प्रपोज किया है कि इन रियल लाइफ सिचुएशंस अलोंग विद थियोरेटिकल इंक्वायरी, यानी कि थियोरेटिकल इंक्वायरी के साथ साथ जो रियल लाइफ सिचुएशन है उसको भी इंक्लूड किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने जो पॉइंट आता है, ये कहते हैं आज के टाइम में क्या है, थ्योरी एज अ गिवन टू बी अप्लाइड इन द क्लासरूम, यानी कि थ्योरी को ऐसा लिया जा रहा है कि वो अप्लाइड है, यानी कि वो करना ही करना है क्लासरूम के अंदर, तो इस तरीके से लिया जा रहा है। जबकि इन्होंने प्रपोज किया है कंसेप्चुअल नॉलेज जनरेटेड बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशंस एंड थियोरेटिकल एंगेजमेंट, यानी कि नॉलेज कैसे दी जानी चाहिए, एक्सपीरियंस बेस्ड ऑब्जर्वेशन बेस्ड वो नॉलेज बच्चे के पास में होनी चाहिए, बच्चे को ऐसी नॉलेज मिलनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं नॉलेज ट्रीटेड एज एक्सटर्नल टू द लर्नर एंड समथिंग टू बी एक्वायर्ड, यानी कि नॉलेज को कैसे ट्रीट किया जा रहा है कि वो क्या एक ऐसी चीज़ है जो बाहर से है और बच्चे को वो सीखनी है, बस एक्वायर करनी है। जबकि प्रपोज इन्होंने क्या है, नॉलेज जनरेटेड इन द शेयर्ड कॉन्टेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग पर्सनल एंड सोशल एक्सपीरियंस थ्रू क्रिटिकल इंक्वायरी, यानी कि क्या है कि जो बच्चा है वो नॉलेज को जनरेट करे खुद से ही, ऐसा नहीं कि उसको आपने एक नॉलेज दे दी उसे सिर्फ सीखना है या रटना है, वो क्या करे, वो नॉलेज को जनरेट करे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के थ्रू, जो उसके सोशल एक्सपीरियंसेस हैं उनके थ्रू वो उनको जर्नलाइज करे।
नेक्स्ट है इसमें आपको देखिए बोला गया टीचर एडुकेटर्स इंस्ट्रक्ट एंड गिव स्ट्रक्चर्ड असाइनमेंट टू द सबमिटेड बाय इंडिविजुअल स्टूडेंट ट्रेनिंग शेड्यूल पैक्ड बाय टीचर्स डायरेक्टेड एक्टिविटीज़। यानी कि इन्होंने बोला है कि जो टीचर एडुकेटर्स हैं उनको किस तरीके का इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो बस असाइनमेंट बच्चों से पूरा करवाए, सबमिट करवाएं और जो उनका ट्रेनिंग टाइम शेड्यूल है उसको पूरा करें बस किसी भी तरीके से, ठीक है ना। ये क्या है, ये इन्होंने बोला है कि आज के टाइम पे चल रही है डोमिनेंट प्रैक्टिस। और जो इन्होंने प्रपोज किया वो क्या किया है, टीचर एडुकेटर्स इवोक रिस्पॉन्सेज फ्रॉम स्टूडेंट्स टू इंगेज दैम विद डीपर डिस्कशन। यानी कि अगर आप एक मान लीजिए आप इंटर्नशिप पे जा रहे हैं, आप बच्चों के साथ इंगेज हो रहे हैं, तो आप क्या है उनके साथ डिस्कशन कीजिए, आप अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कीजिए, बच्चों को इंकरेज कीजिए कि वो भी क्या है अपनी नॉलेज को रिफ्लेक्ट कर पाए। सेल्फ स्टडी पे इन्होंने जोर देने की बात की है। ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन की तो देखिए बात शुरू से ही चल रही है, तो वही बात इन्होंने यहाँ पे भी बोला है। तो वही चीज़ है यहाँ पे भी कि ऑब्जर्वेशन रिफ्लेक्शन एंड इंक्लूडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये सारी चीज़ें क्या इंक्लूड होनी चाहिए। नेक्स्ट इन्होंने बोला शॉर्ट ट्रेनिंग शेड्यूल आफ्टर जनरल एजुकेशन। यानी कि जो जनरल एजुकेशन लेने के बाद में जो ट्रेनिंग मिलती है वो क्या है बहुत कम टाइम दिया जाता है। जबकि इन्होंने क्या बोला है, जो प्रपोज किया है इन्होंने प्रपोज में इन्होंने बोला है सस्टेन्ड इंगेजमेंट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोफेशनल एजुकेशन इंटीग्रेटेड विद एजुकेशन इन लाइब्रल साइंसेज आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़। यानी कि क्या है इन सब चीज़ों के साथ में क्या है एक लॉन्ग ड्यूरेशन होना चाहिए जिसमें कि टीचर एजुकेशन जो है वो या फिर टीचर स्टूडेंट जो है वो इन सारी चीज़ों को सीख पाए। नेक्स्ट आता है इसमें स्टूडेंट वर्क इंडिविजुअली ऑन असाइनमेंट्स इन हाउस टेस्ट फील्ड वर्क एंड प्रैक्टिस टीचिंग। तो स्टूडेंट वर्क जो असाइनमेंट है वो क्या है इन सारी चीज़ों से इंक्लूड होता है। जबकि किस तरीके का होना चाहिए, प्रपोज्ड में इन्होंने बोला कि स्टूडेंट इंकरेज्ड टू वर्क इन टीम्स अंडरटेकिंग क्लासरूम्स लर्नर्स ऑब्जर्वेशन। यानी ऑब्जर्वेशंस वगैरह की बात हो रही है कि ऑब्जर्वेशंस वगैरह और सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट ये बोलते हैं नो स्पेस टू एड्रेस स्टूडेंट्स अजम्पशंस अबाउट सोशल रियलिटीज़ द लर्नर एंड द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो ये कहते हैं जो बच्चे का जो रियलिटीज़ है सोशल रियलिटीज़ उसका कोई स्पेस नहीं रहता है टीचर एजुकेशन के अंदर। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि उसको भी स्पेस दिया जाना चाहिए, उसके सोशल इश्यूज़ को भी समझा जाना चाहिए उनको उस, क्योंकि आप उसकी जो स्पेस देंगे उनको समझेंगे तभी वो क्या है इम्प्रूव कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसमें नो स्पेस टू एग्जामिन स्टूडेंट्स कंसेप्शन ऑफ सब्जेक्ट नॉलेज। यानी कि इसमें क्या स्पेस नहीं है जिसमें क्या एग्जाम आप क्या करें एग्जामिन कर पाएँ कि जो बच्चा उसको सब्जेक्ट नॉलेज कितना है, कितना वो सीखा है। और जबकि जो इन्होंने प्रपोज किया है उसमें इन्होंने प्रपोज किया है स्ट्रक्चर्ड स्पेस प्रोवाइडेड टू रिविजिट एग्जामिन एंड चैलेंज मिसकंसेप्शंस ऑफ नॉलेज। यानी कि क्या है आप स्ट्रक्चर को एक तरीके स्पेस दें कि आप रिविजिट कर पाएँ, आप चैलेंजेस को देख पाएँ और अपने जो व्यूज़ हैं वो भी उन वहाँ पर रख पाएँ। नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिस टीचिंग ऑफ आइसोलेटेड लेसन्स प्लान्ड इन स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट्स विद लिटिल और नो रिफ्लेक्शन ओवर द प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। तो इसमें बेसिकली आपको क्या बोला हुआ है, जो टीचिंग प्रैक्टिस है उसको क्या आइसोलेटेड कर दिया है बिल्कुल, कि आप अकेले लेसन प्लान बना रहे हैं उसमें कोई रिफ्लेक्शन आपको मिल नहीं रहा है। जबकि इन्होंने प्रपोज किया है कि स्कूल इंटर्नशिप होनी चाहिए, आपका प्रॉपर वे में होना चाहिए, 20 वीक्स की होनी चाहिए, 12 to 20 वीक्स की, जिसके अंदर आप क्या है पूरा ऑब्जर्वेशन करेंगे, एनालिटिक करेंगे, रिफ्लेक्टिव जर्नल्स बनाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोला गया है। तो देखिए बेसिकली इसमें सारा वही बोला गया जो 3.2 की पूरी टेबल हमने डिस्कस की कि आप जो टीचर जो इन्होंने डोमिनेंट प्रैक्टिस है कि आप सिर्फ बुक पे डिपेंड है, जो नॉलेज है वही बच्चे को प्रोवाइड करें, इसके बजाय जो आप हैं सिर्फ बुक पे डिपेंड ना रहते बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक आप जाके बच्चों को पढ़ाइए, उनके एक्सपीरियंस, उनका सोशल एक्सपीरियंस है उसको आप यूज़ कीजिए, ऑब्जर्वेशंस आप कीजिए, एनालिटिकल एनालिसिस आप कीजिए। तो वो सच सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं 3.2 के अंदर। तो उसको और डिटेल में ना करते हुए 3.3 देख लेते हैं हम, नीड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। तो देखिए अब इन्होंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की ज़रूरत है हमें। तो क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म, तो वो देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए इन्होंने बोला हुआ है
It must be noted that in order to translate this vision of transacting the teacher education program, यानी कि ये जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जिसको हम ट्रांजैक्ट करने की बात कर रहे हैं अभी, जिसमें हमने पूरी टेबल पढ़ी, तो उसके चलते हमें क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर और मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर क्या है, इट इज़ एसेंशियल दैट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर्स एंड मैकेनिज्म्स आर इन प्लेस टू अलाउ सच अ ट्रांजेक्शन। यानी कि क्या है कि जो प्लेसेस है वहाँ पे इस तरीके हमें अलाउ करें कि वहाँ पे हम ये प्रैक्टिसेस कर पाए। तो किस तरीके से कर पाए वो भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको कहा गया ऑल थ्योरीज कोर्सेज विल नीड टू बी इंटरडिसिप्लिनरी इन स्ट्रक्चर एंड हैव फील्ड बेस्ड यूज यूनिट्स ऑफ स्टडी। यानी कि इन्होंने जो भी बोला है कि जो भी आप कोर्स दे रहे हैं थ्योरी कोर्स, वो क्या है, इंटरडिसिप्लिनरी होने चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, वो फील्ड बेस्ड होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कंटेम्प्रेरी एजुकेशन को लिया है, कंटेम्प्रेरी इंडियन स्टडीज ड्रॉज on the variety of critical social sciences disciplines such as sociology, history, political science, economics and geography। तो इन्होंने क्या कंटेम्प्री का एक उदाहरण इन्होंने लिया है कि कंटेम्प्री इंडिया जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं उसके अंदर हम क्या है सारे इश्यूज़ लेते हैं, जिसके अंदर हम पॉलिसीज़ के बारे में भी पढ़ते हैं, हिस्ट्री भी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हम सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो इन्होंने बोला है। तो एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री आप स्टडीज़ को कंटेम्प्रेरी स्टडीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। मैकेनिज्म में इन्होंने क्या बोला है, तो देखिए मैकेनिज्म में बात की है इन्होंने, एस्टैब्लिशिंग टीचर लर्निंग सेंटर्स TLC, अ स्ट्रक्चरल स्पेस फॉर हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। These resource centers are viewed as mechanism for grounding the education of pre-service students as well as in-service teacher education। तो इन्होंने देखिए यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट की बात की है TLC सेंटर्स की, कि TLC सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया जाए। वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। टीचर्स वहाँ पे क्या है पढ़ाकर देख सकते हैं, और वो चाहे प्री सर्विस टीचर हो चाहे इन सर्विस टीचर हो, सभी के लिए बात की गई है। तो इसी को इन्होंने क्या बोला है, व्यूड एज मैकेनिज्म, कि इसको इन्होंने मैकेनिज्म की तरह देखा है। और TLC के ऊपर पूरा वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है पूरे टॉपिक की कि TLC है क्या, क्या इसकी नीड है, क्यों इसकी ज़रूरत है, उसको आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। और इसीलिए मैंने वो पहले से ही आप लोगों को शेयर कर दिया था ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो TLC को इन्होंने क्या है मैकेनिज्म की तरह माना है कि एक आपने एक जगह दे दी जहाँ पे वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम। नेक्स्ट देखिए इसमें 3.4 आ जाता है आपका इवेल्युएटिंग द डेवलपिंग टीचर, कि उनको इवेल्युएट किस तरीके से किया जाए। तो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका है द कॉम्प्रिहेंसिव नेचर ऑफ इवेल्युएशन। यानी कि अगर आप टीचर का इवेल्यूशन कर रहे हैं तो वो क्या कॉम्प्रिहेंसिव वे में होना चाहिए, उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए, प्रोफेशनल वे पे होना चाहिए। और इसमें देखिए आपको लिखा हुआ है चेंजिंग डिस्पोजिशन, प्रोफेशनल स्किल्स इन ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप लर्निंग एंड टीम वर्क। तो क्या है इन सब चीज़ों का एक तरीके इवैल्यूएशन हर चीज़ का होना चाहिए, टीचर किस तरीके से काम करिए, ग्रुप में कैसे काम करिए, टीम वर्क किस तरीके से हो रहा है, प्रोफेशनल स्किल्स क्या है, तो हर चीज़ का इवैल्यूएशन की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है द इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल। तो देखिए इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल क्या है वो भी देख लेते हैं। द स्कूल कॉन्टैक्ट प्रैक्टिकम टू रिलेट एंड कम्युनिकेट विद लर्नर। यानी कि जो बेस जो है एक इवैल्यूएशन प्रोटोकॉल क्या है कि किस बेस पे आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं, कि जो स्कूल है वो किस तरीके से कांटेक्ट कर रहा है और जो लर्नर है उसके साथ में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है, कांटेक्ट किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि लर्नर से जितने ज़्यादा कम्युनिकेशन होगा लर्निंग उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और उतना ज़्यादा ही वो हमारा टीचर एजुकेशन भी अच्छा होगा और जो स्कूल एजुकेशन की हम बात करते हैं वो भी हमारी अच्छी होगी। नेक्स्ट है इसके अंदर प्लानिंग फॉर द स्कूल कॉन्टैक्ट। यानी कि जो एक स्कूल कॉन्टैक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी भी एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो किस तरीके से होनी चाहिए इसमें, चॉइस ऑफ थीम्स, एक्टिविटीज़, मटेरियल्स, टाइम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, कम्युनिकेशन स्किल्स, एबिलिटी टू इंगेज लर्नर्स, इंटरेक्शन, टाइम मैनेजमेंट। तो ये सारी जो है एक स्कूल कॉन्टैक्ट यानी कि टीचर एज अ टीचर आप स्कूल में जब बच्चों से इंटरेक्ट करते हो, आप क्लासरूम को मैनेज करते हो, तो ये सारी चीज़ें उसमें क्या इवैल्यूएट होनी चाहिए कि एक्टिविटीज़ किस तरीके से हो रही है, मटेरियल्स को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, टाइम किस तरीके से आप मैनेज कर रहे हो, और आपके जो लर्नर्स हैं उनको आप किस तरीके से इंगेज कर रहे हो। लर्नर यहाँ पे किससे बात हो रही है, आपके स्कूल स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से इंगेज करते हो। नेक्स्ट इसमें पोस्ट कॉन्टैक्ट डिस्कशंस, रिपोर्ट राइटिंग एंड ग्रुप प्रेजेंटेशंस। तो यानी कि ग्रुप प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपको क्वालिटी पता चलती है कि क्वालिटी ऑफ डिस्कशन क्या है, इंसाइट्स, एनालिसिस, रिफ्लेक्शंस। तो ये सारी चीज़ें क्या है इसमें आपको हेल्प मिलती है। नेक्स्ट आ
आ जाता है साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर, कि जो टीचर है उसका साइकोलॉजिकल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट किस तरीके से है, तो उसका भी एक इवैल्यूएशन होना चाहिए साइकोलॉजिकल वे पे। नेक्स्ट आता है इसमें असेसिंग आर रेpertoire ऑफ स्किल ऑफ हैंडलिंग लेबोरेटरी एंड ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स, डिजाइनिंग टीचर लर्निंग मटेरियल्स, यूज ऑफ लाइब्रेरी, ऑर्गेनाइजिंग फील्ड विजिट, सेमिनार्स एंड ग्रुप डिस्कशंस एंड एग्जीबिशंस। तो इन सारी चीज़ों को जो टीचर है वो किस तरीके से असेस कर रही है, किस तरीके से इन सबको मैनेज कर रही है और इनका यूज़ कर रही है, तो उस हर चीज़ का असेसमेंट होना चाहिए, इवैल्यूएशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग द लर्नर करिकुलर एंड पैडागोजिक इश्यूज। तो लर्नर के क्या इश्यूज़ हैं, करिकुलर के क्या इश्यूज़ है, यानी कि जो आप पाठ्यक्रम की जिसकी आप बात कर रहे हो, पाठ्यचर्या की बात कर रहे हो, उसके क्या इश्यूज़ है, पैडागोजिक इश्यूज़ क्या है, तो उन सब चीज़ों की समझ होना। नेक्स्ट इसमें प्रैक्टिकम कोर्सेज कॉम्प्लीमेंटिंग थ्योरीज लर्निंग विद करिकुलम स्टडीज़। तो इसमें बात हो रही है कि थ्योरिकल स्टडीज़ के साथ साथ आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी अच्छी है, तो वो भी एक टीचर का इवैल्यूएशन होना चाहिए। नेक्स्ट आता है टीचर एज रिसर्चर्स। तो टीचर को आप एक एज अ रिसर्चर की तरह भी इवैल्यूएट कर रहे हो। ओवर द ईयर ट्रेनीज अंडरटेक सेवरल सच टास्क इंक्लूडिंग एनालिसिस ऑफ स्कूल टेक्स्ट बुक एंड अल्टरनेटिव मटेरियल्स, एनालिसिस ऑफ लर्नर्स एरर्स एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ देयर लर्निंग स्टाइल्स एंड स्ट्रेटजीज। यानी कि एज अ टीचर जब आप एक पूरा साल काम कर रहे हो, आप इस पूरी थ्योरी पढ़ रहे हो, फिर आप उसमें भी जा रहे हो, ट्रेनिंग में भी जा रहे हो, तो उसमें आप किस तरीके से एनालिसिस करते हो, कैसे टेक्स्ट बुक को देखते हो, उसमें क्या एनालिसिस करते हो, कैसे मटेरियल्स का एनालिसिस करते हो, तो वो सब एज अ रिसर्चर आप किस तरीके से बेसिकली अब वर्क कर रहे हैं, आप स्ट्रेटजीज किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो उसका भी क्या है, इवैल्यूएशन होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है आपका इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ ऑन विच स्टूडेंट्स में बी असेस्ड। जो यानी कि जो इंटर्नशिप एक्टिविटीज़ होती हैं उनका भी क्या है, असेसमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें बात आती है रिफ्लेक्टिव जर्नल्स की। तो रिफ्लेक्टिव जर्नल्स, ईच इंटर्न वुड बी एक्सपेक्टेड टू कीप अ रिफ्लेक्टिव जर्नल दैट वुड हेल्प हिम हर रिविजिट हिज या हर एक्सपीरियंस इन द क्लासरूम ओवर द पीरियड ऑफ इंटर्नशिप। यानी कि जो भी आपके टीचर स्टूडेंट्स हैं उनको क्या एक रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाना चाहिए जो कि उनका एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करे कि उन्होंने जो इंटर्नशिप के दौरान क्या क्या चीज़ें अपनी क्लासरूम में की हैं, तो रिफ्लेक्टिव जर्नल उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करेगा। नेक्स्ट आ जाता है डिज़ाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट। तो इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो होता है कि जो आप इवैल्यूएशन असेसमेंट करते हो उसके जो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से आप डिज़ाइन करते हो, तो ये भी देखना होता है। तो इसमें आ जाता है इन ऑर्डर टू इवैल्यूएट द पैरामीटर्स listed above, suitable instrument that address both of quantitative and qualitative nature of the learning are to be employed. These include observational schedules and records and checklist. यानी कि जो अभी हमने ऊपर सारी बातें करी ये भी इवैल्यूएट होना चाहिए, हर चीज़ इवैल्यूएट होनी चाहिए, क्लासरूम असेसमेंट होना चाहिए। तो उन सबको लिए क्या है कि आपका जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव नेचर है उसको पूरा एक प्रॉपर वे में वो क्या है एम्प्लॉयड होना चाहिए, सही वे में होना चाहिए। तो जो ऑब्जर्वेशन जो इवैल्यूएट आप करते हो तो किस किस तरीके से आप करते हो, तो वो इसमें आ जाता है। जैसे आपका ऑब्जर्वेशन है कि आप ऑब्जर्वेशन किस तरीके से कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स किस तरीके से बना रहे हैं, चेकलिस्ट आपका इसमें आ जाता है। तो ये भी सब क्या है इवैल्यूएशन के पार्ट है आप लोगों के। और इसके अंदर आपका आ जाता है पोर्टफोलियो, असेसमेंट, केस स्टडी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पार्टिसिपेशन इन वर्कशॉप, सेमिनार, डिस्कशन, ओपन एंडेड क्वेश्चनियर्स and interviews, oral and written tests, cumulative records, profile as a format for self appraisal। तो ये सारी चीज़ें क्या है तरीके हैं कि जिन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, हम असेस कर सकते हैं किसी भी परफॉर्मेंस को। नेक्स्ट आता है इसमें डी पॉइंट। तो डी पॉइंट हमें कहता है प्रिपरेशन ऑफ अ स्कीम फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन। यानी कि हमें क्योंकि हमें जो इवैल्यूएशन करना है वो हमारा कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए और लगातार चलता रहना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, द इवैल्यूएशन ऑफ द टीचर स्टूडेंट शुड बी स्प्रेड ओवर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कवरिंग ऑल द पैरामीटर्स डिस्क्राइब्ड अबव। यानी कि जो इवैल्यूएशन का प्रोग्राम है वो क्या है लगातार चलते रहना चाहिए जितना टाइम टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आपका चल रहा है। और उसके अंदर अभी हमने जितने पैरामीटर्स की बात की वो सब इंक्लूड होने चाहिए। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स में बी इंडिकेटेड इन ग्रेड्स।
और जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है आप वो क्या है ग्रेड्स में इंडिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें। नेक्स्ट इसमें चैप्टर 4 आ जाता है आपका। तो अभी हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं NCFTE का पूरा, जिसमें कि हमारा ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुका है और पूरा डिटेल में आपको ये पढ़ा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब 4th चैप्टर है हमारा कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड सपोर्ट फॉर इन सर्विस टीचर एजुकेशन, यानी कि जो चैप्टर 4 है वो इन सर्विस टीचर एजुकेशन की बात करता है, उसके सपोर्ट की बात करता है। तो जो इंट्रोडक्शन है उसमें यही है आप लोगों का बेसिकली कि जो इन सर्विस टीचर एजुकेशन है उनको भी क्या है सपोर्ट मिलना चाहिए, उनका भी क्या है कॉन्टीन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए, उस पर वर्क होना चाहिए, उनको भी जो एक हम इवैल्यूएशन की बात करते हैं वो उनका भी क्या है कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव वे में होना चाहिए। तो ये इंट्रोडक्शन के अंदर यही सारी चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एम ऑफ कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, यानी कि जो हम एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि जो टीचर एजुकेशन है, टीचर्स के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं उनका क्या है कॉन्टिन्यू वे में होना चाहिए, लगातार वे में होना चाहिए। तो उसका क्या एम है, तो वो उसके हम एम देख लेते हैं। द ब्रॉड एम्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स आर, यानी कि जो एम्स की हम बात कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सप्लोर, रिफ्लेक्ट ऑन एंड डेवलप ऑन वंस ओन प्रैक्टिस, यानी कि क्या है कि जो टीचर है, जो इन सर्विस टीचर है, यानी कि वो ऑलरेडी जॉब में है, वो पैसे के लिए वर्क नहीं कर रही है, वो क्या अपनी क्वालिटी बढ़ाने के लिए काम कर रही है। तो उसका क्या उसको एक्सप्लोर करना है, अपनी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करना है और अपनी प्रैक्टिस को वो डेवलप कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिसर्च एंड रिफ्लेक्ट ऑन लर्नर्स एंड देयर एजुकेशन। तो इसमें क्या है जो लर्नर हैं उनके क्या है कि उनके एजुकेशन में वो रिफ्लेक्ट कर पाए अपनी क्वालिटी को, अपने प्रोफेशनलिज्म को, उनको रिसर्च में वो हेल्पफुल हो पाए, अपनी रिसर्च को आगे वो बढ़ा पाए। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाता है अंडरस्टैंड एंड अपडेट वनसेल्फ ऑन एजुकेशनल एंड सोशल इश्यूज, यानी कि जो आज के टाइम पे जो एजुकेशनल और सोशल इश्यूज हो रहे हैं उनसे वो क्या है अपडेट रहे टीचर। ऐसा ना हो कि उन्होंने 10 साल पहले पढ़ाई की है तो उसको सिर्फ वही इश्यूज पता है, आज के टाइम के इश्यूज उसको नहीं पता है। नेक्स्ट है प्रिपेयर फॉर अदर रोल्स प्रोफेशनली लिंक्ड टू एजुकेशन टीचिंग सच एज टीचर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट एंड काउंसलिंग, यानी कि टीचिंग के साथ साथ और चीज़ों के साथ भी उसका लिंक होना चाहिए जो कि स्कूल के अंदर होती है, जैसे कि टीचर एजुकेशन करिकुलम डेवलपमेंट की करिकुलम किस तरीके से बढ़ाया जाए और काउंसलिंग किस तरीके से की जाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर इनेबल टीचर्स टू वर्क टुवर्ड्स प्रायोरिटाइज गोल इन एजुकेशन सच एज यूनिवर्सलाइजेशन एंड इंक्लूजन, यानी कि इसमें क्या है कि टीचर को हमें इतना काबिल बनाना है कि वो क्या है एजुकेशन के जो गोल्स हैं वो पूरे कर पाए, हमारी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा कर पाए, जैसे कि यूनिवर्सलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं और यानी कि वैश्वीकरण की हम बात करें और इंक्लूजन की हम बात करें समावेशी शिक्षा, तो उनको समझ में आ सके टीचर को कि एक्चुअली में ये है क्या और कैसे वर्क करेगा आज के टाइम में। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इन्फ्लुएंस सोशल एटीट्यूड्स एंड जनरेट ग्रेटर कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड ओवरकमिंग डिस्क्रिमिनेशन इन द क्लासरूम, यानी कि जो सोशल एटीट्यूड्स है वो टीचर को अच्छे से समझ में आ सके और किसी भी तरीके के क्लास में कोई भेदभाव ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जो होती है हमारे संवैधानिक जो मूल्य होते हैं उनको वो फॉलो कर पाए। नेक्स्ट आता है इसमें ट्रांसफॉर्म एग्जिस्टिंग प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स मोर लर्नर फ्रेंडली methods and methods suited to strengthening conceptual learning and understanding rather than rote learning, यानी कि क्या है conceptual learning जो है टीचर कर पाए rather than rote learning। तो बेसिकली ये तो वही वाली बात होगी कि हमें जो रट के जो सीखने वाली बात है उससे जो टीचर है वो बाहर आ सके, खुद भी और बच्चों को भी ला सके, तो इतना कैपेबल हमें टीचर को रखना है। नेक्स्ट इसमें 4.3 आ जाता है, यानी कि अभी हमने एम्स की बात करी थी इन सर्विस टीचर एजुकेशन में, अब हम बात करने वाले प्रिंसिपल्स की। तो इसमें आ जाता है हमारा डिज़ाइनिंग इन सर्विस प्रोग्राम्स। तो अगर हम इन सर्विस प्रोग्राम को डिज़ाइन करना चाहते हैं टीचर एजुकेशन के अंदर तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, तो वो प्रिंसिपल्स क्या हैं तो वो हम देख लेते हैं जल्दी से ज़रा। तो इसमें हमारा आ जाता है कंटेंट एंड पेडागोजिक अप्रोच programs must build on the principle of creating spaces for sharing of experience of communities of teachers among themselves to build stronger shared personal basis of individuals experiences and
ऑल्सो प्रोवाइड स्पेस टू इंकरेज टीचर्स टू प्लान एंड प्रैक्टिस ऑटोनोमसली। तो बेसिकली क्या है कि जो अपने एक्सपीरियंस को टीचर्स क्या है शेयर कर पाए। तो ये प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो टीचर को इतना कैपेबल बनाए, वो इतनी अपडेट रहे कि वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पाए। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है एड्रेसिंग टीचर एज लर्नर्स, टीचर एज एडल्ट have already formed a working professional identity and have experiences of teaching and associated beliefs about learners themselves as teachers and of the teaching learning process। यानी कि इसमें क्या है, बेसिकली इसमें बात की गई है कि जो टीचर है उसको ऑलरेडी वो टीचिंग के अंदर है, उसको हम क्या कर रहे हैं, पर हम उसको इस तरीके से नहीं देखें कि वो तो टीचर में है, उसको सब कुछ आता है, वो तो प्रोफेशनल है। हम उन्हें क्या जैसे देखना है, टीचर को एज ए लर्नर ही देखना है कि वो अब नई चीज़ें भी सीखने वाली है। नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर, तो ये प्रिंसिपल की बात थी। अब 4.4 आ जाती है हमारी। 4.4 के अंदर हमें रूट दिया हुआ है, रूट टूवर्ड्स टीचर कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ताकि जो टीचर है, इन सर्विस टीचर है, उसका क्या है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट लगातार चलता रहे। तो उसके लिए एक रूट इन्होंने दिया हुआ है। तो क्या रूट है वो देख लेते हैं हम। तो रूट बेसिकली वही होते हैं जो हमारे एम्स होते हैं, तो उसी से रिलेटेड ही होता है। तो जो फर्स्ट है हमारा वही है कि जो एक्सपीरियंस को टीचर शेयर कर पाए, न्यू एक्सपीरियंसेस ले पाए, उसके लिए हम इस तरीके के प्रोग्राम रखें कि जो टीचर है उसको सारी चीज़ वो आज के टाइम से अपडेट रहे और अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर भी कर सके और उसका प्रोफेशनल डेवलपमेंट अच्छे वे में हो सके। नेक्स्ट आ जाता है इसमें शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज की टीचर्स के लिए, जो इन सर्विस टीचर्स हैं उनके लिए हम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्रिएट करें ताकि वो उनमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। यूज़ ऑफ डिस्टेंस मीडिया इंक्लूडिंग आईसीटी, कि हम डिस्टेंस मीडिया को यूज़ कर पाएँ इंक्लूडिंग आईसीटी, जिसमें कि आईसीटी भी इंक्लूड हो। आईसीटी बेसिकली इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होता है। नेक्स्ट है इसमें सबैटिकल फॉर स्टडी एंड रिसर्च, यानी कि जो टीचर है उसको क्या है, रिसर्च के लिए भी एक पूरा क्राइटेरिया मिलना चाहिए, एक पूरा जो स्पेस मिलना चाहिए। तो टीचर कुड बी प्रोवाइडेड विद द ऑप्शन ऑफ टेकिंग अ ईयर ऑफ पेड और अनपेड, यानी कि टीचर को ऑप्शन मिलना चाहिए, इसको ये फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि वो 1 साल का क्या है ऑफ ले सके, चाहे वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, ताकि वो रिसर्च कर सके, अपडेट हो सके। टू परस्यू अ कोर्स और स्पेंड टाइम एट अनदर स्कूल, यानी कि कुछ कोर्स परस्यू कर सके या दूसरे स्कूल में वो टाइम स्पेंड कर सके। यूनिवर्सिटी और एनजीओ इन ऑर्डर टू लर्न एंड स्टडी, या किसी एनजीओ यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सके जिससे कि उसकी स्टडी आगे बढ़ती रहे, लर्निंग बढ़ती रहे। सच सबैटिकल्स कुड बी टाइड टू अ रिपोर्ट और इवन अ पब्लिकेशन फॉर wider dimensions that is produced at a end small research project and case studies through which teachers can reflect on, share and develop their practice must be increased। जिससे कि क्या होगा, देखिए टीचर को क्या है, अगर आप ऑफ दे रहे हो, वो दूसरी जगह काम कर रही है, तो उसको क्या है, एक रिसर्च करने का टाइम मिलेगा, अपने प्रोजेक्ट पे काम करने का वर्क मिलेगा, जिससे कि उसकी जो भी एजुकेशन है और या उसका टीचिंग मेथड है या उसकी टीचिंग जो इन सर्विस टीचर की हम बात कर रहे हैं, तो जो भी वो पढ़ाती है उसको क्या है, रिफ्लेक्ट कर पाए, शेयर कर पाए अपने एक्सपीरियंसेस को और अपनी प्रैक्टिस को डेवलप कर पाए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स। तो प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स हम अरेंज कर सकते हैं। प्रोफेशनल फोरा, रिसोर्सेज, रूम्स एंड मटेरियल्स हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि क्या है कि टीचर और अच्छे से वर्क कर पाए। जिसके देखिए इसमें लिखा भी हुआ है आपको, प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल फोरा सच एज मीटिंग इन स्कूल्स एंड इन द क्लस्टर टू डिस्कस द स्कूल टाइम टेबल नीड्स टू इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ टाइम फॉर इनेबलिंग टीचर्स टू डिस्कशन क्लासरूम कंसर्न्स एंड प्लान फॉर टीचिंग, जिसमें कि क्या है, टीचर को टाइम मिलता है कि वो टीचिंग के लिए और प्लानिंग कर सकती है, अपने क्लासरूम के लिए और कुछ अच्छा सोच सकती है, उस टाइम को वो यूज़ कर सकती है। नेक्स्ट है फैकल्टी एक्सचेंज, विजिट एंड फेलोशिप। तो ये भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं कि फैकल्टी एक्सचेंज हो जाए, एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में विजिट हो जाए या फेलोशिप मिल जाए, तो इससे भी क्या है, इन सर्विस टीचर एजुकेशन में हेल्प मिलती है। तो इसमें तो सारा वही है आपका। नेक्स्ट आ जाता है 4.5 आपका। तो देखिए 4.5 में आपको दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो ये क्या है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी क्या है, प्रोवाइड होने चाहिए, जिसमें कि क्या है, आपका जो इन सर्विस टीचर का जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो क्या है, कंटिन्यूएशन पे चलते रहे। तो उनको इस तरीके के कॉलेजेस या इस तरीके के स्पेस उनको प्रोवाइड किया जाए।
नेक्स्ट आता है इसमें इम्पैक्ट, कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए इसका तो सीधा से इम्पैक्ट है कि जो उनकी प्रैक्टिस है उस पर भी उन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, जो उनका इंट्रैक्शन है बच्चों से उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी जो प्रोफेशन होता है उसमें भी क्या इन्हेंसमेंट मिलेगा उनको अपना जो प्रोफेशनलिज्म को और बढ़ाने का मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आता है 4.7 आपका, तो इसमें है स्ट्रक्चरल एंड ऑपरेशनल इश्यूज ऑफ कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो अब देखिए इश्यूज क्या आते हैं इसमें, देख लेते हैं हम। इन सर्विस प्रोग्राम्स एंड कॉन्टिन्यूड टीचर सपोर्ट एट द एलिमेंट्री स्टेज। तो इसमें क्या है कि सबसे पहला तो इश्यूज यही है कि जो इन सर्विस प्रोग्राम्स हैं उनमें क्या है कि टीचर जो एलिमेंट्री स्टेज पे होता है ना, वहाँ पे टीचर को सपोर्ट बहुत कम मिल पाता है। तो ये एक है ना प्रॉब्लम हो जाती है कि एलिमेंट्री टीचर्स को तो बस सोचा जाता है कि कोई भी उनको पढ़ा लेगा, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस तरीके के हमें प्रोग्राम्स बनाने होंगे जिससे कि क्या है जो एलिमेंट्री स्टेज पे जो टीचर्स हैं उनको अभी क्या है अपना डेवलपमेंट करने का मौका मिल पाए, उनका भी जो टीचर सपोर्ट है वो भी उनका क्या है उनको लगातार वे में होता रहे। नेक्स्ट है इनका इन सर्विस प्रोग्राम एंड कॉन्टिन्यूड प्रोफेशनल डेवलपमेंट एट द सेकेंडरी स्टेज। सेम चीज़ सेकेंडरी स्टेज के लिए है कि सेकेंडरी स्टेज के लिए भी जो टीचर्स हैं उनको भी क्या है एक प्रॉपर प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनके लिए भी जो स्कीम्स हैं वो निकाले जाने चाहिए, उनको प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए जिससे कि वो अपने जो क्वालिटी उसको बढ़ा पाए। ऐसा नहीं कि पूरे साल बस टीचर को क्लास से इतनी फुर्सत मिल रही है, उसको कॉपियाँ चेक करनी है, वो करना है, बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन करना है, तो उसको मौका ही नहीं दिया जा रहा, उसको टाइम ही नहीं दिया जा रहा उसको अपनी क्वालिटी इनहेंस करने का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है इसमें चैप्टर 5 प्रिपेयरिंग टीचर एडुकेटर्स। अब देखिए टीचर एडुकेटर्स की यहाँ पे बात हो रही है, जैसे कि हम लोग हैं, हम क्या है बीएड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एमएड के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या टीचर एडुकेटर्स हैं, यानी कि टीचर्स को पढ़ा रहे हैं हम, तो उनको भी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो इसमें उसी की बात होने वाली है, तो वो देख लेते हैं हम। तो इसमें देखिए सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन ही आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन बेसिकली यही है कि टीचर एडुकेटर्स को भी एजुकेशन प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, उनको क्या है इश्यूज़ आते हैं। तो क्या वो इश्यूज़ आते हैं वो हम देखते हैं 5.2 के अंदर आपको दिया हुआ है, एजुकेशन ऑफ टीचर एडुकेटर्स एंड बेसिक इश्यूज़। तो क्या इश्यूज़ है इसमें, द वर्स्ट सफरर ऑफ दिस सिचुएशन इज एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि सबसे ज़्यादा इशू किस में आता है, एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आता है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन का जो क्राइटेरिया होता है ना छोटी क्लास का, उसमें होता है कि कोई भी टीचर से बड़ी क्लास की टीचर है, चलो एक पीरियड उसको दे दो, छोटी क्लास को जाकर पढ़ा देगी, मतलब उसको एक इस तरीके से सीरियस नहीं लिया जाता एलिमेंट्री एजुकेशन को, कि उसमें भी क्या है एक प्रोफेशनल ट्रेन टीचर चाहिए उस लेवल पे पढ़ाने के लिए। तो वही चीज़ है इसके अंदर। फर्स्ट द एक्टिविटी ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री स्कूल, ऑल अदर फंक्शंस रिलेटेड टू द सेक्टर ऑफ एजुकेशन आर अटेंडेड टू बाय पीपल हु हैव बीन ट्रेन्ड for and taught only at secondary level due to lack of appropriately trained personnel in elementary education। देखिए सेम वही चीज़ कई बात कही जा रही है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए जो ट्रेन टीचर चाहिए होता है, उसकी वजह क्या है, हम सेकेंडरी लेवल का जो ट्रेन टीचर है उसको हम अपॉइंट कर रहे हैं उसके लिए, तो वहाँ पे क्या है एक लैक पॉइंट हो जाता है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। सेकेंड आ जाता है इसमें, डिस्पाइट इट्स क्रिटिकल इम्पोर्टेंस to the individual and the nation, elementary education remains sadly neglected as a knowledge field। यानी कि क्या एक अगर हम नॉलेज फील्ड की उसमें भी जाने तो क्या एलिमेंट्री एजुकेशन को निगलेक्ट किया जाता है, उस पर इतना फोकस नहीं किया जाता है। थर्ड आ जाता है द एमएड प्रोग्राम इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज neither widen nor deepens the discourse of education at the secondary stage that students bring with them after their B.Ed degree। यानी कि जो एमएड का प्रोग्राम है उसको किस तरीके से लिया जा रहा है, उसको सिर्फ इस तरीके से लिया जा रहा है कि जो B.Ed है उसको इन्हेंस कर रहे हो आप, सिर्फ एक नेक्स्ट डिग्री ले रहे हो, B.Ed से नेक्स्ट डिग्री लेनी है तो एमएड कर लिया, बट उसको समझा नहीं जा रहा कि जो एमएड एक मास्टर्स डिग्री है उसमें आपको एक प्रोफेशनलिज्म की ज़रूरत है, आप उसमें रिसर्च करते हो, आप उसमें डीप स्टडी करते हो, आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने कि जैसे बीएड है कि बीएड में आपने करके और स्कूल टीचर्स को पढ़ा रहे हो। एमएड एक ऐसी चीज़ है जिसमें मास्टर्स के बाद क्या है आप खुद कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लायक हो जाते हो, उसके बाद जैसे यूजीसी नेट का आप पेपर देते हो तो आप क्या है फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, आपने जीआरएफ क्लियर कर लिया,
तो क्या इससे मास्टर्स डिग्री तो फिर सबसे ऊपर डिग्री हो गया ना, पर उसको उस तरीके से लिया नहीं जा रहा है एजुकेशन, उसको एजुकेशन माना ही नहीं जा रहा सब्जेक्ट को। उसको बस क्या है कि जो बीएड का एक वो मान लिया जा रहा है कॉम्प्लीमेंट्री की बीएड डिग्री हो गई है तो बस उसके बाद में हम उससे कर लेते हैं एमएड डिग्री। तो वो चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है 5.3 जिसके अंदर आपको दिया है एमएड एज ए प्रोग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीचर एडुकेटर्स। यानी कि जो एमएड का प्रोग्राम है वो किस तरीके से लिया जाना चाहिए, इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि जो टीचर एडुकेटर्स को आप प्रिपेयर कर रहे हो एक तरीके से, क्योंकि जो एमएड है वो मास्टर लेवल है एजुकेशन के अंदर, कि एजुकेशन में आपने मास्टर्स कर लिया, अब इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। अब आप क्या है कि आप खुद बच्चों को पढ़ाने के लायक हो जाते हो। मैं खुद जब मैंने एमएड किया था तो मैं खुद बच्चों को बीएड के बच्चों को पढ़ा रही थी, उस टाइम पे डीएड के बच्चों को पढ़ा रही थी। तो ये क्या है कि हमें खुद को इस तरीके से खुद प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है इसमें 5.4 तो इसके अंदर आपको दिया हुआ है इम्पार्टिंग प्रोफेशनलिज्म टू अ पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन एजुकेशन। यानी कि क्या है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जैसे एमएड है उसमें भी क्या है हमें प्रोफेशनलिज्म लाना है, इम्पार्ट करना है उसको सिर्फ बीएड का एक वो इनहेंसिव नहीं मानना है कि बीएड के बाद में सिर्फ वो कर लिया। उसमें हमें प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, उसमें रिसर्च वर्क में और जो टीचर्स हैं वो क्वालिफाइड हमें देने होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। इसके बाद में 5.5 आपको दिया हुआ है नीडेड थ्रस्ट फॉर डेवलपिंग टीचर एडुकेटर्स। यानी कि क्या है हमें ज़रूरत है कि जो हम टीचर एडुकेटर्स को क्या है डेवलप करें, इसकी बहुत ज़्यादा हमें नीड है। तो इसमें अगर हम अब टीचर एडुकेटर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ ये नहीं कि हम सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं या अर्ली एजुकेशन की, हम हर एक लेवल पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम ईसी की भी बात कर रहे हैं जिसमें कि हमारा अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी आ जाता है। प्राइमरी एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, प्राइमरी एलिमेंट्री एजुकेशन की, सेकेंडरी एजुकेशन की बात कर रहे हैं। यानी कि बेसिकली हर एक लेवल पर क्या है कि टीचर को प्रिपेयर करना है हमें ताकि वो बच्चों को अच्छे से अच्छे नॉलेज दे पाए। नेक्स्ट है 5.6 इंकरेजिंग इनोवेशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ टीचर एडुकेटर्स। यानी कि टीचर एडुकेटर्स को प्रिपेयर करने के लिए यहाँ पे क्या है हमें इनोवेशंस भी लाने पड़ेंगे, चेंजेस भी लाने पड़ेंगे। जैसे कि हमने बात की थी कि जो 2 साल की डिग्री का कोर्स है जैसे 4 साल का करने का, कि जो डिप्लोमा कोर्स होता है एक तरीके से आप 12th के बाद में 4 साल का कोर्स कर रहे हैं जिसमें कि बच्चा क्या है ग्रेजुएशन भी कर रहा है और अपना एजुकेशन टीचिंग लाइन के लिए भी प्रिपेयर हो रहा है। तो हमें इस 4 साल के इंटीग्रेशन प्रोग्राम को इंकरेज करना है। हमें बीएड के जो 2 साल है उसको इंकरेज करना है। अगर हम मास्टर्स कर रहे हैं, एमएड कर रहे हैं तो उसमें हमें रिसर्च वर्क को इनहांस करना है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इन्हेंसिंग द स्टेटस ऑफ एजुकेशनल स्टडीज़ एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर एडुकेटर्स। तो यहाँ पे क्या है कि जो टीचर एडुकेटर्स हैं उनके एजुकेशनल स्टडीज़ और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को हमें इन्हेंस करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, उनके काम में प्रोफेशनलिज्म लाना है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है 5.8 हमारा प्रिपरेशन ऑफ टीचर एडुकेटर्स फ्यूचर डायरेक्शंस एंड पॉसिबिलिटी। यानी कि जो टीचर एडुकेटर्स हैं उनको हम इस तरीके से प्रिपेयर करें कि वो फ्यूचर डायरेक्शन के लिए क्या है प्रिपेयर हो पाए कि भविष्य में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, कुछ चेंजेस है तो उसके लिए भी वो प्रिपेयर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें टीचर एडुकेटर्स के लिए आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है आपका चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 जो है वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज़ हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजीज तो इंट्रोडक्शन ही आ जाता है कि जो इतनी सारी हमने बातें की कि टीचर एजुकेशन होना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, प्री सर्विस टीचर एजुकेशन होनी चाहिए, इन सर्विस टीचर एजुकेशन होनी चाहिए, टीचर एडुकेटर्स की एजुकेशन होनी चाहिए। तो उन सब के लिए क्या है एक प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ की भी ज़रूरत है। प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं होंगी तो उन पर वर्क भी नहीं हो पाएगा। और इसी की एडवोकेसी करता है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, कि ये जो आप एजुकेशन है वो अच्छे से अच्छे प्रोवाइड करो। इसके लिए अलग अलग स्कीम्स निकाली जाती हैं, प्रोग्राम्स निकाले जाते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड है अगर हम एक्चुअल ड्राफ्ट देखें। बट हमें हमें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हमें ज़रूरी था उसके हिसाब से भी ये 1.5 घंटे का वीडियो देखिए अब तक बन चुका है कि मेन मैंने पॉइंट्स इसमें निकाले। क्योंकि उसमें ये भी है कि जो SSA है आपका सर्व शिक्षा अभियान, तो उसका भी कुछ फंड आप क्या है इसमें यूज़ कर सकते हो। इसमें आप एजुकेशन को बढ़ा सकते हो। फंडिंग पे इस पर जोर दिया गया, जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए जाने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें देखिए पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं, इसको देख लेते हैं हम। द NCT विल फैसिलिटेट द यूनिवर्सिटी सिस्टम एकेडमिकली to initiate the work of revision of the existing teacher education programs offered by them
through workshop that may be organized for the purpose. A similar facilitation mechanism will be made available to the SCERTS and similar institution dealing specifically with teacher education in states. यानी कि जो NCT है वो फैसिलिटेट करेगा यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि वो जो टीचर एजुकेशन का जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स हैं जो आज के टाइम में चल रहे हैं उनको क्या है और बेटर कर पाए. उसके लिए वो वर्कशॉप भी लगा सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. और सेम चीज़ उन्होंने SCERT के लिए भी की कि SCERT को भी क्या है इस सेम चीज़ें ही क्या है उनको फंडिंग भी दी जाए और उनको स्पेसिफिक वर्कशॉप वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, वो प्रोग्राम्स ला सकते हैं जिससे कि टीचर एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके. नेक्स्ट आ जाता है इसमें अ नेशनल डायलॉग विल बी इनिशिएटेड with the university system to consider bringing all teachers education programs under the aegis of universities. यानी कि इसमें क्या है कि मेन की टीचर एजुकेशन को हमें क्या करना है कि कंसीडर करना है और मेन फोकस में लाना है कि उसको क्या है हम आगे बढ़ा सकें. नेक्स्ट है इसके अंदर रीजनल वर्कशॉप्स involving faculties of teacher education institutions will be organized to apprise them about the expectation of the framework from them and to involve them in the process of change. यानी कि जो रीजनल वर्कशॉप्स इस तरीके से इन्वॉल्व की जाए जिसमें हम फैकल्टीज़ को जो टीचर एजुकेशन में जो फैकल्टीज़ हैं इंस्टीट्यूशंस के उनको भी हम क्या इंक्लूड करें ताकि वो भी अपने सजेशंस दे पाए कि फ्रेमवर्क में हम किस तरीके से चेंज ला सकते हैं, क्या हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरीके से हम उन पर वर्क कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए इसमें आ जाता है आपका अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स नीड टू बी इवॉल्व्ड इन यूनिवर्सिटीज एंड अदर इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग टीचर एजुकेशन इन ऑर्डर टू प्रमोट द एंट्री ऑफ टैलेंट इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स. अब देखिए यहाँ पे क्या है मैकेनिज्म्स की बेसिकली बात हो रही है कि अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म्स होने चाहिए. अब मैकेनिज्म्स की जब हमने बात की थी तो TLCs की हमने बात की थी या टीचर लर्निंग सेंटर्स की हमने बात की थी, तो सेम चीज़ यहाँ पे आ रही है कि जो टीचर एजुकेशन है उसके अंदर मैकेनिज्म्स क्या है ऑफर्ड होने चाहिए टीचर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए. नेक्स्ट आता है इसमें करिकुलम डेवलपमेंट. तो देखिए टीचर एजुकेशन का बढ़ा रहे हो तो करिकुलम डेवलपमेंट भी हो रहा है, जो कि हमने उस चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से BEd में सब्जेक्ट्स होते हैं और उन सब्जेक्ट्स में क्या चेंजेस हम ला सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, तो वो क्या है करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर आपके आ जाते हैं. The NCT will constitute a working group of scholars in the field of teacher education. यानी कि NCT क्या है कि जो स्कॉलर्स यानी कि बड़े बड़े विद्वान जो है टीचर एजुकेशन के अंदर उनको क्या है उनका ग्रुप बनाएगा ताकि जो उन पर वर्क कर सके टीचर एजुकेशन पे रिलेटेड डिसिप्लिन जेनरिक टू टीचर एजुकेशन टू डेवलप सिलेबी एंड कोर्सेज आउटलाइन बेस्ड ऑफ द NCFTE. यानी कि क्या है जो कि इन पे बेसिकली काम कर सके कि NCFTE के अंडर आप करिकुलम किस तरीके से बनाओगे और किस तरीके से उस पर वर्क करोगे, या ना उसका ऑब्जेक्टिव्स किस तरीके से होने चाहिए, क्या कोर्सेज होने चाहिए, किस तरीके से वेटेज होनी चाहिए. तो इन सब पे काम करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाया जाएगा. नेक्स्ट आ जाता है इसमें एग्जिस्टिंग BEd program should be reviewed to facilitate the choice between a 4-year integrated model after +2 or a 2-year model after graduation based on state's requirements and available institutional capacity. यानी कि यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से आपको चॉइस मिलनी चाहिए कि आप 4 साल का कोर्स करें 12th के बाद में या फिर ग्रेजुएशन के बाद में 2 साल का कोर्स करें. 6.4 आ जाता है इसमें जिसमें आपको बात की गई है स्पेशल टीचर एजुकेशन एरियाज. तो इसमें है आपका कि स्पेशल टीचर एजुकेशन एरियाज की बात हो रही है. द फ्रेमवर्क हैज सजेस्टेड द नीड फॉर अ सेपरेट एक्सरसाइज ऑन वर्किंग आउट डिटेल्स ऑफ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीचर्स फॉर द करिकुलर एरियाज ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन. यानी कि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए भी क्या है अलग से टीचर्स होने चाहिए, अलग से कोर्सेज होने चाहिए. जैसे कि हमने BPEd की बात की, हमने MPEd की बात की, तो वो भी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि टीचर को तैयार किया जाता है इस तरीके से ताकि वो बच्चों के साथ इस तरीके से काम कर सके कि उनकी हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पे भी काम हो सके. नेक्स्ट आ जाता है इसमें प्रोफेशनल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो उनको भी हमें बढ़ाना होगा क्योंकि जो प्रोफेशनल ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं उसी से क्या होता है टीचर की क्वालिटी इन्हेंस होती है, वो अपडेट हो पाती है, उसको पता चल पाता है कि क्या चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं आज के टाइम पे.
तो अ सीरीज ऑफ प्रोफेशनल ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स विल नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड across the state of country to expound the contrast of learner studies, contemporary studies, education studies, curriculum and pedagogic studies which inform the structure of the framework। तो ये देखिए बेसिकली सारे सब्जेक्ट्स की बात हो गई। जिस तरह ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ये प्रोफेशनलिज्म के लिए होते हैं, तो ये सारे इंक्लूड होने चाहिए और ये इंक्लूड होते भी हैं। आपने अपने बीएड के सब्जेक्ट्स देखे, आपने अपने एमएड के सब्जेक्ट्स देखे, अगर आपने एमएड कर लिया है तो ये सारे सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं आपके। नेक्स्ट आता है इसमें 6.6 टीचर एडुकेटर्स के लिए है ये। तो स्टेप्स विल बी इनिशिएटेड टू इवॉल्व सुटेबल मैकेनिज्म्स टू प्रमोट द एंट्री ऑफ टैलेंट इन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स। यानी कि बेसिकली इसमें यही कहा गया है कि इस तरीके से स्टेप्स हमें लेने होंगे ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा हम टीचर एजुकेशन को प्रमोट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट उसमें एंट्री कर सके, उसके अंदर बढ़ा सके टीचर एजुकेशन को, उसकी क्वालिटी को बढ़ा सके। तो ये नेक्स्ट आ जाता है आपका 6.7 रिसर्च। तो रिसर्च के अंदर देखिए आपको दिया हुआ है स्टडी टू assesses the dominant entry qualification of candidates for pre-service programs in elementary education to design state specific strategies will need to be undertaken। यानी कि बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे बात की जा रही है कि एक इस तरीके से रिसर्च वर्क होना चाहिए कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं, टीचर एडुकेटर्स हैं, उनकी क्वालिटी बढ़ाई जाए, उनकी क्वालिफिकेशन को बढ़ाया जाए। प्री सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए हम किस तरीके प्रोग्राम बनाएं ताकि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको भी क्या है हम और अच्छा कर सकें और बेटर कर सकें। बेसिकली यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, यहाँ पे हम सेकेंडरी एजुकेशन की भी बात करते हैं, हायर एजुकेशन की, कि वो भी उसको भी हम इम्प्रूव कर सकें। तो उन सब के लिए क्या है कि एक प्रॉपर रिसर्च की नीड है, एक प्रॉपर मैकेनिज्म की ज़रूरत है जिसके में हम TLCs की बात करते हैं कि जहाँ पे टीचर्स एडुकेटर्स क्या है रिसर्च वर्क कर सकते हैं। तो ये 6 चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। तो देखिए ये पूरा NCFTE 2009 मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। पूरा ये ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की क्लास हो चुकी है जिसमें मैंने जो आपको एक्चुअल ड्राफ्ट के जो पॉइंट्स थे वो मैंने मेन पॉइंट्स आप लोगों के साथ में क्लियर किए हैं। अब बहुत से बच्चों को ये भी लगेगा मैम ये तो बहुत लंबा बन गया है, हमें सिर्फ मेन पॉइंट्स बता दो। तो मैं फ्यूचर में एक क्लास ऐसी रखने की बहुत ज़रूर कोशिश करूँगी जिसमें कि मैं बहुत शॉर्ट में सिर्फ मेन पॉइंट्स लेकर आऊँ। बट ये जो डिटेल ड्राफ्ट है ये बच्चों को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपका जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जैसे KV, SID, SSSB, UGC नेट एजुकेशन है उसके अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप इसको डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। अगर कोई डाउट होता है कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में ये पूरा क्रिएट किया है और एक्सप्लेन किया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक भी ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी नॉलेज को ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं और करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।